स्वागत है आप सभी का कमाई का अड्डा में। मैं हूं हर्षिता, मेरा साथ दे रहे हैं वीरू दिल्ली से। और भारतीय बाजारों में सुबह में जहां पर कुछ मुनाफा वसूली और कंसोलिडेशन ही स्क्रीन पर छाया हुआ था, अब पिछले आधे घंटे में हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। और मोमेंटम निफ्टी ने तो दिखाया ही है, लेकिन ज्यादा जोर निफ्टी बैंक में आता हुआ। तो आज सुबह में डर था कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस की जो तेजी थी, क्या वो अब थोड़ी सी सिमटती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस समय अगर आप देखेंगे तो क्लियरली उसके विपरीत मोमेंटम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है और निफ्टी बैंक करीब 250 पॉइंट की बढ़त दिखाता हुआ। वीरू, गुड आफ्टरनून। ये पुल बैक वाकई में काफी वेलकम है। बिल्कुल हर्षिता, गुड आफ्टरनून हर्षिता। देखिए हर्षिता, जो सुबह सुबह आपने और मैंने बात की थी ना, पॉइंट टू पॉइंट इंडेक्स उसी पॉइंट पे चला आज। देखिए कल की वोलेटिलिटी हमको थोड़ा सा एक अलार्म करके, मतलब जिसे कहते हैं ना, मैं थोड़ा अलर्ट करके गई थी कि वैल्यू एट रिस्क हायर लेवल्स पे ज़्यादा है। कल के डेटा में क्लियरली विजिबल था हर्षिता कि हमको एक चैनल मिल रही है और उसी चैनल को आपको ट्रेड करना है, एंड स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। जब डायरेक्टर साहब लेवल लेके आइए CNBC आवाज़ के। आज सुबह क्या बात हुई थी? डिप को बाय करना है। ये बाजार आपको एक चैनल दे रहा है, चैनल को ट्रेड करना है। लेवल हर्षिता जरा स्क्रीन पे देखिएगा, इट वॉज 23441। निफ्टी का लेवल लो यही था, वो था 23442। वो जोन था ट्रेड को पिक करने का, लॉन्ग दृष्टिकोण से लॉन्ग ट्रेड पिक करना था। और मैंने अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली कहा था कि व्हेनेवर यू विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड एट बेस 1, RS1 विल बी एग्जिट जोन। RS1 लेके आइए। और मैंने अभी करीब 15 मिनट पहले ट्वीट भी किया था कि अब ये लेवल आ चुका है, इट्स एन एग्जिट जोन। एग्जिट जोन था हर्षिता 23,591 623। और अब से लगभग 10 मिनट पहले, जब मेरे ख्याल से आप इस कार्यक्रम में आ रही होंगी, उस वक्त निफ्टी का इंट्राडे हाई लगा एग्जैक्टली क्या था मालूम है आपको? 23,624, 441 624 पॉइंट टू पॉइंट इंडेक्स चला है। और 624 लगाने के बाद कोलैप्स हो गया। नाउ वी आर एट 23548। हर्षिता, एक इंडेक्स का ट्रेड खूबसूरत आके बेहद शानदार तरीके से जा चुका है। अब देखिए 2 सर्कमस्टेंसेस हैं कि यहाँ से निफ्टी फिर शूटअप करे। पहला है कि रिलायंस चले। देखिए रिलायंस पे मैं रिलायंस पर कोई स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट जब तक अब रिलायंस 2865 के लेवल को नहीं काटेगा, तब तक निफ्टी में फर्दर मूव की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करूँगा। क्योंकि आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है अदर देन केमिकल्स एंड आई थिंक मेटल्स जो कि आके डोमिनेट करे। निफ्टी IT बैक फुट पे, बैंक्स ठीक है, बट एकदम अगर आप देखें किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक अब रिलायंस हर्षिता 2965 के लेवल को पार नहीं करेगा, मैं ट्रेड निफ्टी पे नहीं लूँगा। सुबह मेरे को करीब आप समझ लीजिएगा कि 180 पॉइंट का स्विंग मिला है आज। तो अभी ट्रेड नहीं हर्षिता। आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स अगेन 23,450, 23,480, 23,510। इस प्राइस पे ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं है। तो मैं ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखूंगा। नाउ वी आर हेडिंग फॉर एक्सपायरी। हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। ये वो जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेड ले लिया तो कुछ नहीं मिलने का। क्योंकि अब क्या आप देखिए जरा ऑप्शन स्टैट्स, 23,600 पे कॉल राइटर है, 23,500 पे पुट राइटर है। तो अब आपको कोई बड़ी ट्रेड चैनल नहीं मिल रही है टिल द टाइम कोई ऐसा स्टॉक आके डिलीवर करे जो इस एक्सपायरी के सारे जोन्स को काट दे। ये देखिए हर्षिता आपकी स्क्रीन पे 23,600 की कॉल में इंट्राडे में 1.25 करोड़, और 23, डॉक्टर साहब इस पे 23,500 की पुट रखिएगा, वहां भी लगभग इतना ही क्वांटम। तो इस प्राइस पे ट्रेड का मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। या आइदर वी गेट ए डिप टुवर्ड्स 23500, 440, और एल्स लीव इट। और दूसरी कंडीशन रिलायंस 2965 के ऊपर जाए। अब लाइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे सुबह क्या बात हुई थी? बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 था CNBC आवाज का 51,210। यहां पर कोई डिप मिले तो बाय कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम कल बहुत बड़ा स्विंग दे चुके थे ऑलरेडी। हर्षिता आज का लो एग्जैक्टली इसी ट्रेजेक्ट्री में है। इट वाज आई थिंक 51,260 या 70। 50 पॉइंट के अगर आप देखें फ्रैक्शन से इस बेस को छुआ, और हमारा एग्जिट जोन जो हमने तय किया था इट वाज 51,710। हालांकि वो उसके ऊपर गया, बट मैं 12 बजे की टिप्पणी कर चुका था, मैं अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करूँगा। देखिए निफ्टी बैंक में अगर आपके पास आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो आप होल्ड कर सकते हैं,
क्योंकि इसके पास वो कंपल्शन नहीं है जो निफ्टी के पास है। निफ्टी की एक्सपायरी निफ्टी बैंक की नहीं है। सो निफ्टी बैंक को आप होल्ड कर सकते हैं फॉर ए पॉसिबल अपर स्विंग टुवर्ड्स 51, 810, 840, 900। बट हर्षदा, निफ्टी के लिए मैं एज ऑफ नाउ ट्रेड कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। सुबह सुबह आज 250 पॉइंट का स्विंग मिला है, दैट्स इनफ। आई थिंक इस एक्सपायरी को अब ऑप्शन राइटर्स ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। हर्षदा, तो बड़े मूव्स इस समय आते हुए अब देखते हैं क्लोजिंग किस तरफ आएगी। बहरहाल आपके लिए कुछ ट्रेड्स स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ट्रेंडिंग काउंटर जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। एक ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसका अच्छा साथ मिला है मार्केट को, लेकिन मेटल कंपनियां में देखिए हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स रैली करते हुए कोल इंडिया में खरीदारी लौटी है और आरआईएल तो मैंने मेंशन किया ही। फर्टिलाइजर कंपनियों का आज बोलबाला है। चंबल, जेएनएफसी, कोरमंडल अक्रॉस द बोर्ड डबल डिजिट गेन्स देखने को मिले हैं, हाई सिंगल डिजिट गेन्स देखने को मिले हैं इन स्टॉक्स में। इंडिया सीमेंट में भी एक अच्छा खासा पुल बैक आज के दिन बनता दिखाई दिया है, लेकिन कुछ मंदी है ऑटो कंपनियों में, चाहे वो बजाज हो या फिर एमएनएम या हीरो मोटोकॉर्प। यहाँ पर कुछ करेक्शन, आज सनफार्मा के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट आई थी तो उसके बाद वो स्टॉक करेक्ट कर रहा है। पीएफसी, आरईसी सुबह से ही टूटे हैं और पीएफसी ज्यादा नॉक लेता हुआ 4% का नुकसान। आज चोला इन्वेस्टमेंट जैसे काउंटर्स में भी दबाव बनता दिखाई दिया है। तो ये स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन तेजी और मंदी की तरफ बनता दिखाई दिया है। ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, किन ट्रेड्स पर आपने फोकस करना है, इस सब पर बातचीत होगी। हमारे जानकारों का पैनल एकदम तैयार है। धर्मेश कांत हमारे साथ चोला सिक्योरिटीज से जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में आगे हम आशीष चतुर्मोता से भी बात करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा राउत, अमित सेठ और साथ ही साथ रुचित जैन। बात करेंगे दो खास सेक्टर्स पर, केमिकल और साथ ही साथ फर्टिलाइजर, दोनों में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है। सुमित और यतिन आपको बताएंगे कि इन स्टॉक्स में कितना एक्शन क्यों बना है और ऑफ कोर्स केमिकल्स को बारीकी से समझेंगे इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करने वाले अजय जोशी से। फिर लक्ष्मण जी से भी बातचीत होगी। वित्त मंत्री बजट पर मंथन करती दिखाई दे रही हैं। कई सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है। उन मीटिंग्स में क्या प्रपोजल्स हैं, स्पेशली जिसमें मार्केट का इंटरेस्ट होगा उस पर आपकी नज़रें होंगी, उस पर होगी बातचीत। फिर 250 पर मार्केट बिग वॉइस में सुदीप बंदोपाध्याय, 3 बजे यतिन से जानेंगे डीलिंग रूम का एक्शन। फिर बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और ऑफ कोर्स आज का दिन समेटेंगे 3:30 बजे। ओके, तो हर्षदा से आपने ये कार्यक्रम में आज स्टॉक्स का क्रम समझा और किस क्रम में हम खबरें लेंगे। अब एक काम करते हैं, 23,550 निफ्टी है और लगभग 51,701 निफ्टी बैंक। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू वीरेन। में जो स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है अपोलो टायर्स। इसका सेटअप सही है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर। 2-4 दिन से एक अपूर्व कोशिश कर रहा है और आज का मूव काफी पॉजिटिव है। ट्रेड कर रहा है 495 पर, टारगेट 500, 510 ये एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 488 अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर्स 490, 470 पे 495 हो गया इनफैक्ट अब बात करते करते। तो ये कॉल अपोलो टायर्स से प्रकाश जी की। नेक्स्ट ट्रेड पिक करते हैं मानस से। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी देखिए, एसआरएफ अभी भी काफी बेहतरीन लग रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ से भी शायद आपको 100-125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। क्लियर कट पैटर्न है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। आज फ्रेश ब्रेकआउट में वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं। तो एसआरएफ में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 2449 कैश में स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे और अब जो टारगेट होंगे वो 2600 रुपए के रहेंगे। 2600 रुपए के टारगेट के लिए एसआरएफ में खरीदारी करनी है। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में आप 2500 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 24 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 100 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड एसआरएफ में 2500 का कॉल लेकर चलेंगे, 45 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है। स्टॉक अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर एक बेस से बाहर आ रहा है। 714 के लगभग इसका प्राइस है। 707 का स्टॉप लॉस रहेगा और 728 के टारगेट्स रहेंगे आरती इंडस्ट्रीज। आरती एक अच्छे मोमेंटम में और आगे केमिकल्स पर हम डिटेल में बातचीत भी करने वाले हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी बर्जर पेंट में जा रहा है। बर्जर पेंट काफ़ी दिनों के बाद एक 500 के ऊपर सस्टेनेंस दिखा रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ये अगर सस्टेन करता है तो 530, 545 के लिए अप्रोच लेगा। तो बर्जर पेंट फ्यूचर्स में जो रफली 512 के अराउंड ट्रेड कर रहा है,
505 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 521 का, फिर 530 एंड इवेंचुअली 545। ओके, बजट पेंट्स आपने शिल्पा जी पिक किया। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून। क्या पिक कर रहे हैं आप? अच्छा सॉरी, माफ़ कीजिएगा, रुचित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरा पिक आज नो बैंकिंग स्पेस में से सिटी यूनियन बैंक में है। सो एक तो बैंक निफ्टी पे भी नो पोजिशनल स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, और सिटी यूनियन बैंक देखेंगे तो अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट के स्टॉक में, और आज के वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट है। और यूजुअली जब अच्छा वॉल्यूम्स के साथ में से लंबे समय के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स होते हैं तो एक अच्छे ट्रेंडेड फेज स्टॉक्स में बन सकते हैं। 160 के स्टॉप लॉस से नियर टर्म के लिए खरीदारी की सलाह है, 175 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, सिटी यूनियन बैंक 165.70 पे आपका ये बाय कॉल है, और ये कल मानस की भी कॉल थी, और अमित जी का ट्रेड हो गया आरती। जस्ट मैं आई थिंक उसको लिखने में मशरूफ हो गया था। बहरहाल चलते हैं अब धर्मेश कांत के पास। धर्मेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज स्क्रीन को डोमिनेट अगर कोई स्पेस कर रहे हैं तो वो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और मेटल्स। आज आपकी थीम क्या है कि आप लोग क्या चेस कर रहे हैं? आपका टॉप कन्विक्शन धर्मेश। नमस्कार विरुण, नमस्कार हर्षिता और सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, स्क्रीन पे ये तीनों बज कर रहे हैं, और अलग अलग रीजंस के कारण तीनों बज कर रहे हैं। जहाँ तक फर्टिलाइजर्स का सवाल है, वो थोड़ा सा बजट को लेकर के एक्साइटेड है कि उनके लिए कुछ आएगा, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी कुछ हो सकता है उनके लिए आए निकल के सामने। बट मुझे लगता है केमिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है, और पॉजिटिविटी इसलिए बनी है कि यूरोप में मैं मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनी 60 से 50% के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को। वहां पर थोड़ा सुधार दिखते हुए दिख रहा है, उनकी जीडीपी ग्रोथ में भी सुधार हो रहा है। ईसीबी ने रेट कट भी किया था, और जो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग थी वो खत्म हो गई है। अब एक इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग की साइकिल की शुरुआत होने की संभावना है। हालांकि ग्राउंड लेवल पर इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेशन में माना जा रहा है कि इनका जो वर्स्ट था वो ओवर हो गया है। तो कल आपके मॉर्निंग शो में मैंने नवीन फ्लोरीन हाईलाइट किया था, जो कि फ्लोरोकेमिकल और फ्लोराइड्स में रेफ्रिजरेंट गैसेस में ज़्यादा कार्यरत है। तो वहां पर लगता है मुझे एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, और ये ट्रैक्शन बनी रहने की आशा है। अराउंड 40 to 4300 के आसपास इसका वैल्यूएशन टारगेट निकल के आता है, तो उस पर बाई करने की सलाह। इसके साथ यूपीएल भी एक एज अ बास्केट कॉल हम लोगों ने लिया था बाई करने के लिए। यूपीएल और नवीन फ्लोरीन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्लियरली बनी है, और ये पूरी बास्केट है जिसमें तेज़ी बनी। कुछ ही देर में हम सुमित को जोड़ेंगे, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं उस पर टिप्पणी होगी, और साथ ही साथ अजय जोशी जो सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा, जुपिटर वैगन्स कह रहा है कि सीमेंस के साथ 36 ऑक्सिलरी बैटरी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बैक कर रही है। 688 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 2% के गेंस इधर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये भी देखिए मोमेंटम में। बात हुई सिटी यूनियन बैंक की जो रुचित ने छेड़ी, लेकिन कल दोपहर से हम बंधन, आरबीएल जैसे स्टॉक्स को भी मैप कर रहे हैं। आरबीएल आज थोड़ा सा सुस्ताया है, लेकिन बंधन में एक मौका तेजी का साफ बना है। फेडरल बैंक 3% के गेंस को होल्ड कर पाने में कामयाब, और आईडीएफसी फर्स्ट भी करीब 1% ऊपर है। शिल्पा जी, कोई फॉलो थ्रू इन छोटे बैंकों में आप करने के फेवर में है क्या? हर्षिता जी, देखा जाए तो बंधन बैंक में अभी स्ट्रेंथ और भी थोड़ा एक कॉन्क्रीट हो गया है। तो यहाँ पे 210 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको यहाँ पे 225 के लेवल्स भी आते हुए मिलेंगे, क्योंकि लेकिन ऑलरेडी ये रामना बहुत स्ट्रांग है। तो आई विल आस्क एवरीबॉडी टू वेट, एक बार ये 210 के ऊपर जाए तो आप इसमें अगेन एंटर कर सकते हैं 205 के स्टॉप लॉस से। लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 225। ओके, तो यहाँ पे बंधन बैंक 209 रुपये। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने वो आज के सेक्टोरियल डिस्कशन को शुरू करें, मेरे ख्याल से भारत फौज अभी तक ऑल्स पर शुमार नहीं किया गया है। एक बार भारत फौज रखेगा 1775 डे हाई पर, बट चल बहुत चुका है। आई मीन मुझे खुद अगर आप देखें घबराहट हो रही है इस पर बात करने पे। 1774 इट्स अ डे हाई। खैर, अब ट्रेड नहीं लेता हूँ, छोड़िए, ट्रेड अवॉइड करते हैं। एक और ट्रेड देखिए आइए, इट्स ग्रेसिम, मतलब स्क्रीन को इन टर्म्स ऑफ स्विंग कौन डोमिनेट कर रहा है। यस, 2498 एक रीजनेबल आई थिंक स्पॉटिंग। मानस, आपका व्यू क्या होगा? 2492 के क्लस्टर को पार किया, एंड प्रैक्टिकली जिस रेंज में इसने अब तक ट्रेड किया है ये उस रेंज का हाईएस्ट क्लस्टर है, क्योंकि इससे पहले 14 जून को इस रेंज में गया था लेकिन ट्रेड नहीं कर पाया था। अब ग्रासिम पे आपका टेक मानस?
देखिए व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। करेक्शन देखने को मिला था बीच में 2 दिनों पहले, लेकिन स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट किया। रिकवरी देखने को मिल रही है और वापस वो उसी रेंज में आ गया है जहां पर एक रेजिस्टेंस है 2500 से लेकर 2510 की रेंज में। बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि 2510 का लेवल ब्रीच होगा और 2620 2640 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रासी में पोजिशनल बेसिस पे। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस आपके 54 के नीचे लगा के रखिए, लेकिन 100 रुपए के टारगेट, यहाँ से 100 रुपए आपको और देखने को मिल सकते हैं, तो 2600 रुपए के टारगेट सेट करके रखिए। चलिए ग्रेसिम 2499 पे 2499 पे ट्रेड करता हूँ। अच्छा, मैं अपने एनालिसिस में जिस बात का जिक्र कर रहा था, मैं आई थिंक एक बात को सोच रहा था कि हमें एग्जैक्टली देखिए कल भी हमें स्विंग मिला टुवर्ड्स 23600, आज भी एक स्विंग मिला 23600, और इसके पहले देखिए मैं डिस्कशन में रिलायंस को इंक्लूड करूंगा, बट इस तरह डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट ये इस एनालिसिस का एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। शिल्पा जी, अगर आप इन दोनों ही लेवल्स को ऑन इंडेक्स और रिलायंस से कोरिलेट करके देखें, रिलायंस पे वो मार्क आता है करीब करीब 29.65 29.70 का, पैरेलली अलाइंड है, और लगभग रिलायंस पे ये समझ लीजिएगा कि मार्च फर्स्ट वीक से अभी चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है। कैसे रीड किया है शिल्पा जी आपने रिलायंस को, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, आईटी आज डिलीवर कर नहीं रहा है, रिलायंस एज पे है। रिलायंस से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कह रही है? वीरेंद्र जी, हमने बहुत बार रिलायंस में बात किया है कि रिलायंस हमेशा एक ये जो 2950 से लेके 2970 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है, बट इसको भी मैं रेजिस्टेंस नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये अच्छा कंसोलिडेशन फेज बन जाता है जहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, ब्रीथ करता है, देन एक अपसाइड मूव आता है जहाँ पे ये 3000 के ऊपर आपको मूव करते हुए दिखता है। तो अभी भी किसी को अगर थोड़ा पोजिशनल प्ले करना है तो मुझे लगता है रिलायंस में आप ये 2940 से लेकर 2970 के बीच में आप इसको थोड़ा एक्युमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 2920 का रहना चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है कि 3000 3030 के लेवल्स आपको इमीडिएट बेसिस में रिलायंस में आते हुए मिलेंगे। ये रिलायंस पर बात हुई, लेकिन इस समय रिकॉर्ड लो पर रुपया ट्रेड करता हुआ 83.59 के स्तर आते हुए दिखाई दे रहा। रोज 5-10 पैसे की मजबूती देखने को मिली है, लेकिन अचानक रुपया डॉलर के सामने रिकॉर्ड लोज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्या हुआ है, ये कोशिश करेंगे जानने की, लेकिन ये अचानक वीकनेस बढ़ती हुई इनफैक्ट 8360 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। धर्मेश, कुछ पकड़ा है आपने, ऐसा क्या हुआ है, कितनी वीकनेस अचानक बढ़ती हुई? और ये पिछले आप देखिए आधे घंटे में हमने देखा है धीरे धीरे करके वीकन हुआ है टू अ डॉलर। नहीं हर्षिता, नो आइडिया बिल्कुल। और एनीवेज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल मुझे चांस नहीं मिला था आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए, सो आज जब चांस मिला तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट धर्मेश। धर्मेश थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाने वाले लोगों के लिए स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। 8360 के आसपास डॉलर अब ट्रेड करता हुआ, इस पर कुछ और डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा धर्मेश, आपने ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर केमिकल्स की बात की, आईटी जहां पर कल कुछ स्ट्रेंथ थी, आज कोशिश है रेजिलियंस दिखाने की, और डॉलर की वीकनेस आईटी कंपनियों में देखिए किस तरह का मूव लेकर आ रही है। LTI माइंट्री नेली 1% ऊपर है, इन्फी फ्लैट है, लेकिन पिछले 10 मिनटों में करीब आधे % तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। किस तरह की पोजीशनिंग आप लार्जली आईटी में इस समय रखना चाहेंगे? कुछ है क्या नए फ्रेश ट्रिगर्स? अच्छा, देखिए आईटी कंपनीज में कुछ भी चीज तो हुआ नहीं है, जहां तक जो उनके फंडामेंटल्स थे वो वैसे ही हैं। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में उन्होंने मार्जिन जो गाइडेंस जो था उन्होंने लोअर ही किया था, और मार्जिन उनके मोरलेस स्टेबल थे। बट मुझे लगता नहीं कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पर कुछ भी बिजनेस को लेकर कोई सकारात्मक मूव होने वाली है, वो एज इट इज ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्दर लोअरिंग ऑफ गाइडेंस यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लोअर एंड पे तो बन जाता है कि ज्यादा गिरने का गुंजाइश यहाँ से है नहीं। एज फार एज अपसाइड इज कंसर्न तो ट्रेडिंग बना रहेगा। जैसे आज रुपये में डेप्रिसिएशन हो रहा तो उसका एक ट्रेड आपको 2% 4% के लिए मिल जाए आईटी कंपनीज में। तो अभी 5-6 महीने ये ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा। सो जहां तक बड़े क्लाइंट्स हैं उनको यही सलाह है कि थोड़े दिन और वेट कर लें, एक डायरेक्शनल मूव आने दें, और डायरेक्शनल मूव आएगा तो फिर ये काफी अच्छी लंबी तेजी की तैयारी में चलेगा। बट उसके लिए थोड़ा एक कंफर्मेशन चाहिए कि इनके जो नए एआई के सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप कर रहे हैं
वो कितने प्रोडक्टिवली कमर्शियली वायबल हो पाएंगे यूएस में, वो यूएस की कंपनियां जिनको खरीदती है या नहीं खरीदती है वो देखना रहेगा। एज ऑफ नाउ कहीं से भी कोई भी रोल आउट इनका कमर्शियली डेवलप तो होकर अभी तक आया नहीं है। टाइम दीजिए। अच्छा मानस, रुपए का चार्ट पढ़ते हैं क्या आप? कोई इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है क्या कि यहाँ से आगे अगला कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? देखिए बिल्कुल चार्ट देखते हैं, लेकिन मैंने मॉर्निंग साथ देखा नहीं है, तो मेरे को थोड़ा समय दीजिए तो मैं डेफिनेटली आपको रीड करके बता सकता यार प्लीज चेक करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये करीब 12 से 16 पैसे की कमजोरी दिखा रहा है जिस तरह का मूव बनता दिखाई दिया। अच्छा, एक बकेट जहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है वो क्लियरली मेटल कंपनियां हैं। मेटल्स में आप देखिए हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स विटनेस कर रहे हैं आज अच्छा खासा मूव। हम कुछ देर पहले आईटी की बात करें तो एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये डॉलर के वीकनेस के चलते ही यहाँ पर एलटीआई, माइंट्री एक्सेट्रा में तेजी बनती दिखाई दी। एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स इनफैक्ट कल दोपहर से वीरू मैप करते आए हैं। वीरू, सुबह में तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, क्या 34,900 के आसपास फिर से रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ? देखिए हर्षा, रिवर्सल तो इसमें सुबह ही आ गया था, और आप देखिए सुबह का करीब 34,702 का लो था। लेकिन अभी आपने जब मेंशन किया ना रुपी को, तो एकदम से एक वर्टिकल राइज आया। दो चीज़ें हुई, निफ्टी आईटी में एक राइज आया करीब 34,841 से 34,930। तो जैसे ही आपने पॉइंट आउट किया हर्षा, डेली चार्ट्स पर जो निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट है, मेरे ख्याल से मेजर ब्रेक अगर कहीं पर होगा ना, तो वो होगा करीब 35,080 के ऊपर। मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक 35,080 के ऊपर। यही शब्द मेरे सुबह भी थे कि मैं आईटी पे थोड़ा सा इस वक्त बुलिश हूँ, बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखूंगा। बट जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट्स आई थिंक 35,080। मैं शायद बड़ी कोई टिप्पणी उसके बाद ही करूंगा, लेकिन बिल्कुल टाइमली आया था हर्षा, आपने पॉइंट आउट किया। लुक एट टेक महिंद्रा, जरा टेक महिंद्रा स्क्रीन पर रखिएगा, एक दो ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं यहाँ पे। इट्स 1392, और सबसे पहले कोई काउंटर जो कि आके एज पे खड़ा हो गया है इस आई थिंक डेवलपमेंट के बाद, दैट्स टेक महिंद्रा। रुचित, जरा इस ट्रेड को स्पॉट कीजिएगा 1393। कोई व्यू आपका यहाँ पर? काफी पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली एक प्राइस अप मूव देखा था जून के फर्स्ट वीक में, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन कंसोलिडेशन में कहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और सेकेंडली जो भी करेक्शन लग रहा है वो मोर 5-6 दिनों का टाइम वाइज करेक्शन ही हुआ है, जिसके बाद अब मोमेंटम फिर से रिज्यूम हो रहा है। ये लास्ट 4-5 दिन में 1397, 1398 का हाई बनाया है, जो इमीडिएटली अगर आज अभी सरपास हो जाता है तो आई थिंक ये 1420, 1425 तक का मूवमेंट आपको कल तक के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा सकता है। ये देखिए, बात करते करते 2 रुपये का और गया टेक महिंद्रा में। बट आई थिंक ये हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मनीष थानावाला, डायरेक्टर ग्रीन बैक फॉरेक्स सर्विसेज से जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये सडन आई थिंक सुबह करीब जो ट्रेजेक्ट्री थी 83 की, नाउ वी आर 8360, ऑलमोस्ट 83.60। डायरेक्टर साहब फॉरेक्स मार्केट रखिए स्क्रीन पे प्लीज़। क्या हुआ सडनली सर, ये इतना बड़ा डाउन स्विंग कैसे? बेसिकली डॉलर पे रूपी पे प्रेशर तो पहले से बना था पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट। और अगर आपने ये भी कल सुना होगा कि वोडाफोन ने एक बड़ा स्टेक बेचा है इंडस टावर में अराउंड 2 बिलियन का, तो उसका भी आउटफ्लो जा सकता है और उसके सामने भी बाइंग आई है। और अगर आप देखें ना कि क्रूड और दूसरी डॉलर ये भी दोनों स्ट्रांग हो गए हैं, तो क्रूड आज 82 के आसपास चल रहा है और यूरो और केबल दोनों डॉलर के सामने थोड़े वीक हो चुके हैं, तो डॉलर स्ट्रेंथ है। और CHY भी देखो तो 7.26 तक पहुंच गया आज। तो ये सब नजरिया रखते हुए रुपी का वीकनेस है और अभी तक RBI दिखाई नहीं दिए हैं, बट मे बी RBI इंटरवेंशन से ये वापस करेक्ट होके मे बी 8350 के आसपास आ सकता है। बीच में लिया जा रहा है, क्या आप बैंक कर रहे हैं कुछ और वीकनेस पर? 84 एंड बियॉन्ड 8450 की तरफ बढ़ सकता है या गिर सकता है रुपया टू डॉलर? जब इजराइल ईरान वॉर की शुरुआत हुई थी वो टाइम करेंसी
83.75 के हाई मार के रिवर्स किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो पहला जो पड़ाव देखना है हमें वो 83.75 का है। अगर 83.75 क्रॉस होता है तो ये डेफिनेटली 84 की तरह जाएगा, बट मुझे लग नहीं रहा है कि एकदम 84.50 और ये सब इमीडिएटली दिखाई देगा आपको। मे बी थोड़ी वीकनेस होगी और फिर थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। शुक्रिया। इनफैक्ट जैसे मनीष कह रहे हैं कि 83.75 वो एक लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि वो वीकेस्ट लेवल रहा है रुपये का, उसके बियॉन्ड जाने की संभावना कम है। अब तक आरबीआई की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं देखने को मिला है, उस पर नजरें रहेंगी कि क्या आरबीआई इंटरवीन करता है या नहीं। फिलहाल 83.58 के आसपास वो लेवल्स बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बार दोबारा स्क्रीन पर लेकर आते हैं निफ्टी आईटी, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है जैसे जैसे रुपये वीक हुआ है डॉलर के सामने। अच्छा, मैंने मेंशन किया था मेटल कंपनियों को। गाबा जी, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तीनों में से कोई ट्रेड जो आप इस समय मेटल्स में देख रहे हैं लिया जाए? आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील पॉसिबल हो सकता है। मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में जो सेटअप है 933 का, 950 960 तक जा सकता है। जो सेटअप है ना हाई टाइम फ्रेम, समथिंग लाइक अ रनिंग करेक्शन, तो अपमूव तो ऑन है, सिर्फ एक 920 का स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो आई थिंक एक अपमूव है जेएसडब्ल्यू स्टील में। रही बात टाटा स्टील की, आई थिंक इज अवॉइडेड बेस्ट। टाटा स्टील को छोड़ दीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील पर फोकस कीजिए। आज सुबह में भी आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील पर ही वो व्यू आ रहा था ट्रेड का। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट इन मेटल कंपनियों पर। लेकिन दो सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा एक्शन आज बनता दिखाई दिया है। एक ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, और फर्टिलाइजर कंपनियां सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी में है। और दूसरा, केमिकल स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है इन कंपनियों में, इस पूरे सेक्टर में? हमारे साथ यतिन और सुमित दोनों जुड़ गए हैं, उनसे समझेंगे कि क्या एक्शन बनता दिखाई दिया है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स है। और केमिकल्स का कॉन्वर्सेशन हम आगे बढ़ाएंगे अजय जोशी से, जो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक भी करते आए हैं। कंसिडरिंग ये तीसरा चौथा दिन है फर्टिलाइजर शेयरों की तेजी का, पहले यतिन के पास चलेंगे। यतिन, बताइए क्या ट्रिगर पॉइंट्स है, क्योंकि अगर किसी ने ट्यूसडे को लिया हो, आज अच्छे खासे मुनाफे पर बैठा है थर्सडे में। बिल्कुल, तो देखिए ऑब्वियसली इस साल सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण फर्टिलाइजर शेयर्स फोकस में है। 2-3 सालों के एल नीनो इफेक्ट के बाद अभी ला लीना की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एवरेज और अबव एवरेज मॉनसून का फोरकास्ट है। और ऑब्वियसली क्योंकि बारिश अच्छी होने वाली है, तो एंटिसिपेशन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एकरेज में किसान अपने जो फसल है लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ होगा। तो ये एक ऑब्वियस कारण है कि फर्टिलाइज़र कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि सरकार के पास एक प्रपोजल है, और प्रपोजल में फर्टिलाइज़र पे जीएसटी जो अभी 5% है उसको नील यानी ज़ीरो करने की बातचीत हो रही है। ऑब्वियसली इससे फर्टिलाइज़र का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा और कंजम्पशन इम्प्रूव होगा। ये उम्मीद के कारण भी स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा 2 बड़ी चीज़ें हैं, गैस को जीएसटी में लाना, उसके भी प्रपोजल आपको दिखाई पड़ेंगे इस वित्तीय वर्ष में। शायद सरकार इस पर ज़्यादा जोर देगी। अगर जीएसटी गैस में जो गैस है जीएसटी में आ जाता है तो कॉस्ट कम हो सकता है फर्टिलाइज़र कंपनी का, लगभग 5 से 7% के आसपास एनालिस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से। और अगर हम पिछले 2 कैबिनेट डिसीजन देखें, सबसे पहला जहां 20,000 करोड़ रुपए पीएम किसान निधि में दिए गए, और इसके बाद जो एमएसपी बढ़ाने का येस्टरडे अनाउंसमेंट आया, वो भी दिखाता है कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट है फार्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, नंबर 1। और नंबर 2, फार्म इनकम को भी कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी सरकार जोर दे रही है। आपके स्क्रीन के सामने तमाम के तमाम वो फर्टिलाइजर शेयर है जो आज ज़बरदस्त मोमेंटम में दिखाई पड़ रहे हैं। फर्टिलाइजर पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई पड़ रही है। सरकार का मानना ये है कि 2025-26 में आप देखेंगे तो यूरिया को रैंप अप करना है, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यूरिया में सेल्फ सफिशिएंसी लानी है। ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर बड़ा पोटेंशियल है, जो एक बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम हो सकती है फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए आगे जाके। और जो मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उनका मानना ये है कि जो नैनो लिक्विड यूरिया है इसको आप यूजेज को बढ़ाएंगे 13% तक, जो अभी लगभग 9% के आसपास है। तो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं प्रोडक्शन के, उसको भी बढ़ाया जाएगा नैनो यूरिया के लिए, जो फिर से एक बार इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं, और ये जो नैनो फर्टिलाइज़र है ये डोमेस्टिक प्रोड्यूस होगा, जिससे जो है लोकल कंपनीज को फ़ायदा होगा। कोरोमंडल ने एक बड़ा प्लांट खोला है, आरसीएफ भी
यही योजना बना रहा है। मैं इनफैक्ट वही मेंशन करने वाली थी, तो फोकस में ज़्यादा फिर कोरोमंडल और आरसीएफ जैसे काउंटर्स आएंगे। शुक्रिया यातिन। यातिन इनफैक्ट इस स्टोरी को पिछले हफ्ते से ट्रैक करते आए हैं, तो सारी बारीकियां इन्होंने आपके सामने एक बार फिर रख दी हैं, आपके लिए रिफ्रेश कर दी हैं। धर्मेश, शुरुआत भी हमने इसी सेक्टर से की। ये कोरोमंडल वाला प्ले, आरसीएफ वाला प्ले, चाहे वो नैनो फर्टिलाइजर के तहत हो या फिर आगे जो बड़ा पॉलिसी एक्शन आएगा, उसके मद्देनजर कितना अट्रैक्टिव है? क्योंकि एक महीने का चार्ट कोरोमंडल का देखेंगे तो धीरे धीरे करके स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बन गया है। रशीदा, देखिए, अगर सिर्फ प्योर वैल्यूएशन की बात करें, हिस्टोरिकली ये सब काफी लो पी मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, बट जिस तरीके से सब सरकारी कंपनी का री रेटिंग हुआ है, वहां से तो अभी भी काफी सस्ते मिल रहे हैं सारे के सारे कंपनी। तो और इनके जो रिटर्न रेशियोज है, ग्रोथ है रेवेन्यू का, पैट का, वो भी कंसिस्टेंट ही रहता है, ज्यादा उलटफेर होता नहीं है। अगर लालीना सचमुच प्ले हो जाता है तो फर्टिलाइजर की खपत बढ़ती है, बिकॉज सॉइल में मॉइस्चर चाहिए फर्टिलाइजर ऑब्जॉर्व करने के लिए, तो ज्यादा पानी गिरने में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल बिलीव कि अगर पानी कम पड़ेगा तो फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होगा। तो मुझे लगता है ट्रैक्शन अभी भी मेंटेन रहेगा। अगर ये जीएसटी का रोल आउट नहीं भी होता है तो भी इनके लिए, अगर सिर्फ नेचुरल गैस को अगर जीएसटी में ले आए और थोड़ा एडिशनल बेनिफिट्स इनको सरकार की तरफ से मिल जाए तो काफी बड़ा सपोर्ट रहेगा। और नैनो इज द इन थिंग। अभी सारे जो भी नए फर्टिलाइजर प्लांट्स आ रहे हैं और जिससे कि फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन हुई, नैनो के टेक्निक के थ्रू ही कर रहे हैं लोग, कार्यरत उधर ही है। तो वैसे कंपनियों पर ध्यान लगाएं। ग्रुप कंपनीज की भी नाम नहीं ले सकता, बट हाँ, उसके बाहर के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। सो इतने रनअप के बाद भी हर्षिता 30-35% का स्कोप और बनता है एक साल के नजरिए से, वैल्यूएशन के नजरिए से, आगे इस स्टॉक प्राइस एक्शन के हिसाब से। आप शायद स्पेसिफिकली ना कहे, लेकिन मानस कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खुले मन से कमेंट कर सकते हैं। मानस, आपको याद होगा 2 हफ्तों से हम स्टॉक की काफ़ी दफ़ा चर्चा कर चुके हैं। 1661 पर अगर किसी ने पहले इस रैली को राइड नहीं किया है, क्या लेट हो गया? क्योंकि एक महीने में आप देखिए ये करीब 34% के रिटर्न्स दे चुका है स्टॉक। बिल्कुल बहुत लेट हो गया है, क्योंकि एक्चुअली अगर देखिए तो ब्रेकआउट जो जिसका था वो 1250-1300 रुपए के आसपास था, तो उसके जो टारगेट्स थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी चाहिए। छोटे मोटे ट्रेडिंग के मौके मिले 1 से 2 दिनों के लिए तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय फिलहाल के लिए नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता है तो भी स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1590 पे लगा के रखिए। अगर 1590 का स्तर टूटे, उसके नीचे जाए, तो डेफिनेटली अपने जो पोजीशन है उसमें एक बार प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। तो शायद आपके पास है तो होल्ड कीजिएगा। अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ रहा है, चेज नहीं करना है कोरोमंडल इंटरनेशनल को। दूसरा एक ट्रेड जो काफी भाग चुका है वो चंबल फर्टिलाइजर है। अनफॉर्चुनेटली ये बैन में है, तो अगर आपने कोई ट्रेड लेना है तो आपको लेना पड़ेगा कैश मार्केट में ही, डिलीवरी के तौर पर। 15% के गेन्स दिखा रहा है। अमित, अगला पड़ाव क्या रह सकता है चंबल का? मैम, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हैं, इसने एक ब्रेकआउट रजिस्टर के लगभग 490-500 के लेवल पे 600 तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ये कि इट हैज रन अप अ लॉट, तो इमीडिएटली फ्रेश पोजीशन बनानी मुश्किल है। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो उसका स्टॉप लॉस एक पोजिशनल रखें लगभग 525 का फॉर अ टारगेट ऑफ 600। तो ये 525 का स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट अगर आपके पास पोजीशन है इस समय, इसमें भी चेज नहीं करना है क्योंकि एक बहुत तगड़ा रन इन स्टॉक्स में दिख गया है। अच्छा, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि चंबल बैन से आज बाहर आ सकता है क्योंकि पोजीशंस जो 100% के ऊपर थी वो घटकर 82% पर आ गई हैं। लेकिन ट्रेड फिर वायदे में अगर लेना है वो कल ही लिया जाएगा, कैश में आज ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए अब जाते हैं केमिकल्स की तरफ। फर्टिलाइजर केमिकल आप कहीं ना कहीं तार जुड़ते देखते हैं। केमिकल्स में एक अच्छा खासा रुझान आया है। सुमित हमारे साथ है, अजय जोशी भी हमारे साथ हैं। सुमित, पहले आज कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले ही मॉर्गन स्टैनली काफ़ी नाखुश था। हमने इनफैक्ट कुमियाई, वो जापानीज कंपनी की तरफ से सुना था कि वो अपने एग्रोकेमिकल साइड पर रेवेन्यू गाइडेंस को FY24 के लिए घटा रहे हैं। तो आज क्या नया देखा गया है मार्केट में? देखिए, ये कुछ समय पहले पीआई इंडस्ट्री ने भी कहा था कि उनकी जो एग्रो केमिकल की एक्सपोर्ट है वो थोड़े से कम रहेंगे, लेकिन अब जो नंबर्स आ रहे हैं या रिपोर्ट्स आ रही हैं
उनके लिहाज से एग्रोकेमिकल एक कस्प पे है जहां से वो एक टर्न अराउंड स्टोरी देख सकता है, ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स आए, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आए, सेक्टर को लेकर आउटलुक आया, जिसके दम पर आज पूरे सेक्टर में तेज़ी है। पहले एग्रोकेमिकल की बात कर लेता हूँ। तो एग्रोकेमिकल पे एक रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की। उनका मानना है कि यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव साइड पर है और इस सेक्टर के अंदर एक बड़े टर्न अराउंड की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। यूएस की तरफ से जो प्लेयर्स हैं वो अपनी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग अगर होता है तो बाकी इंडियन और प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और शायद ये उनके लिए पॉजिटिव रहे। तो ये अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद उनको वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ अभी जो यतिन कह भी रहते हैं कि मानसून का नंबर जैसे जैसे रिवाइव करेगा वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बढ़िया है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, तो और एग्रोकेमिकल भी उसमें काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई ने अपनी टॉप पिक भी दी और उन्होंने उन कंपनी को प्रेफरेंस दी है जहाँ पर एग्रोकेमिकल का एक्सपोजर ज़्यादा है। पीआई इंडस्ट्री 78%, एसआरएफ 26%, अतुल लिमिटेड 14%, केमप्लास एनमार 8% के आसपास एक्सपोजर इनका एग्रोकेमिकल मार्केट में, तो इसलिए उनकी तरफ से टॉप पिक है। नुवामा की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने डोमेस्टिक केमिकल मार्केट के अंदर एक बड़ी रिवाइवल की बातचीत की है। उनका कहना है कि एफएमसीजी, ऑटो, यहाँ से एक अच्छी डिमांड आ रही है केमिकल स्पेस के लिए, और शायद ये पिकअप आगे भी जारी रहेगा। फाइन ऑर्गेनिक्स, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और टाटा केमिकल, ये उन्होंने अपनी टॉप पिक के तौर पर रखी है। उनको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी अपमूव आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एंड लास्टली एक रिपोर्ट पीआई इंडस्ट्री के ऊपर आई थी जेफरीज की, उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है और टारगेट्स को भी 4630 से बढ़ा के 4750 रखा है। उन्होंने गाइडेंस को बोला है कि ये मीट करेंगे और एक्सपोर्ट के नंबर के अंदर शायद पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो पहले एक कंसर्न था। तो धीरे धीरे रिवाइवल की बातचीत, धीरे धीरे डोमेस्टिक डिमांड पिकअप की बातचीत, धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट स्टेबल होने की बातचीत, इन सब का इम्पैक्ट आज आप देख रहे हैं कि पूरा सेक्टर एक बढ़िया बज़ के साथ कामकाज कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें ट्रेडिंग स्विंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे कि हर्षिता ने भी यहाँ पर इस चर्चा का जो आधार रखा था, इतना डाइवर्जेंस इन व्यू क्यों है, और इसी आई थिंक डाइवर्जेंस को और एग्जैक्ट इस वक्त के जो रीजंस हैं इस आई थिंक तेज़ी के पीछे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अजय जोशी जी हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अजय जी, आज से लगभग एग्जैक्टली 6 महीने पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था जब केमिकल स्टॉक्स मूव था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। अब ग्राउंड रियलिटीज़ में क्या परिवर्तन आया है, थोड़ा सा उसके बारे में आप राय रखिएगा। एंड स्पेशली क्या चाइना से जो होने वाली डंपिंग थी वो कम हो गई है क्या वाकई बीते 1.5 महीने में? क्या वहाँ खुद के आई थिंक कंजम्पशंस बढ़ गए केमिकल्स पे, ये बड़ा कारण है क्या? जी धन्यवाद। आई थिंक इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो तो हमेशा से ही काफी अच्छी रही थी। सो जो कंपनीज डोमेस्टिक डिमांड के लिए प्ले कर रही थी, चाहे वो आरती हो, दीपक हो, रोजारी, गैलेक्सी, दे वर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल। चाइना ऑन द अदर साइड, चाइना में लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है उनका पिछले 2 महीनों से वो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखा रहा है। सो लोकल कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ा है। सो चाइना से डंपिंग कम तो नहीं हुई है, मगर इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस हो गई है। इसके अलावा तीसरा मेरा मेन कारण जो है वो है यूएस में फ्रेश डिमांड आने लगी है, पर्टिकुलरली फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स। जो डीस्टॉकिंग की हम बात कर रहे थे वो फाइनली अब अपने अंत की तरफ पहुंच चुकी है। और यूएस में क्योंकि चाइना का प्ले ज्यादा नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं, तो यूएस में जो भी फ्रेश डिमांड आएगी डीस्टॉकिंग के बाद वो इंडियन कंपनीज के हाथ ही आने वाली है। सो ये सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं जो डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। यूरोप एक और मार्केट है जहां पहले तो वो कोविड के बाद उनकी हालत खराब हो गई थी, इसके बाद रशिया यूक्रेन की वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर यूरोप में भी अब डिमांड फ्लैट से थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड को ग्रो कर रही है डोमेस्टिकली। इसके 2 साइन है, एक तो इंडियन कंपनीज का एक्सपोर्ट उधर अच्छा खासा बढ़ेगा, दूसरा बीएसएफ, सिंजेंटा, जो भी एग्रोकेमिकल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं, जो पीआई, एसआरएफ, अनुपम, डेक्कन को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम देती हैं, वो भी अपने फ्रेश ऑर्डर्स रिलीज करना शुरू करेंगी। सो ये सारे कुछ मेजर ट्रिगर्स हैं जो थोड़ा केमिकल को अभी पॉजिटिविटी की साइड ले जा रहे हैं। मगर अभी भी मैं यही बोलूंगा कि कमोडिटी साइड को थोड़ी बहुत प्राइस वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। अजय जी, मैं एक एक करके समझना चाहूँगा जो बात आपने कही, जिसमें आई थिंक अगर यूएस आउटसोर्सिंग स्टेबल से विद पॉजिटिव बायस की तरफ जाती है या फिर बढ़ती है, तो आप किन सर्टेन स्टॉक्स को काफ़ी बड़ा एडवांटेज देंगे? उस कंडीशन में आपके प्रेफर्ड 2 पिक क्या रहेंगे इस वक्त?
पीआई इंडस्ट्रीज डेफिनेटली, बिकॉज जितना मुझे स्ट्रीट सोर्सेज से भी पता चला है, उनके लिए फ्रेश ऑर्डर बुक खुल रही है उनके पार्टनर्स की तरफ से, बोथ फ्रॉम यूएस एज वेल एज यूरोप, चाहे वो एफएमसी हो यूएस से या यूरोप से बीएसएफ हो, दे आर गोइंग टू रिलीज फ्रेश ऑर्डर्स टू पीआई इंडस्ट्रीज, एग्रो इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस इंटरमीडिएट एंड टेक्निकल्स के। सो पीआई बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें बनती हुई दिख रही है अगले शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा एसआरएफ भी एक कंपनी है, मगर एसआरएफ क्योंकि कंपेयर टू पीआई एसआरएफ का प्ले ज्यादा फ्लोरीन इंटरमीडिएट्स में ही है, तो थोड़ा बहुत वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है बीइंग द प्रेफर्ड चॉइस ऑफ पार्टनर फॉर दीज ग्लोबल कंपनीज। बट ऑफ द टू पीआई डेफिनेटली एक बहुत ही हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे अभी है। ओके तो आई थिंक वो हमने जो जिसका जिक्र आई थिंक सुमित ने भी कहा था, शायद मेरे जहन से मेरे जा रहा है, बट यूएस आउटसोर्सिंग स्ट्रांग होने का जो एक इम्पैक्ट है वो पीआई इंडस्ट्रीज एसआरएफ, लेकिन अजय जी का मानना है कि मेजर बेनिफिशियरी यहाँ पर बेनिफिशियरी पीआई इंडस्ट्रीज रहेगा। अच्छा ये थोड़ा सा आज क्योंकि टाटा केमिकल्स में भी काफ़ी तेज़ी है अजय जी, ये सोडा ऐश की जो ओवर सप्लाई थी, क्या वो अब थोड़ी स्टेबल हुई है? क्या टाटा केमिकल्स के लिए केस नज़र क्या आ रहा है आपको? जी ओवर सप्लाई तो स्टेबल बिल्कुल नहीं हुई है, मगर टाटा केमिकल्स का ट्रिगर ये है, इट इज डायरेक्ट जो डिमांड है वो एफएमसीजी सेगमेंट से है, आपके पर्सनल केयर, होम केयर उस सेगमेंट से है। तो ना कि केवल टाटा केमिकल, मगर जितनी भी कंपनी इस फील्ड में है, चाहे वो रोजारी हो, गैलेक्सी हो, सभी अच्छा कर रही है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम डिमांड बहुत अच्छी है अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से, जो भी पर्सनल केयर, होम केयर, एफएमसीजी सेगमेंट में जा रहे हैं। इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि टाटा केमिकल के लिए ये साइक्लिसिटी ही रहेगी। अभी क्योंकि एक दो प्लांट शटडाउन है टर्की में, चाइना में सोडा ऐश एंड डेरिवेटिव्स के, क्लोर एल्कलीज के, तो थोड़ा बहुत अभी सप्लाई डिमांड बैलेंस हुआ है, मगर इस मंथ एंड में वो प्लांट भी दोबारा ओपन हो जाएंगे अपने मेंटेनेंस शटडाउन से, तो फिर से टाटा केमिकल को उसका ब्रंट फेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड मार्जिन्स। इनफैक्ट कहा पीआई जैसी कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव रहेगा, टाटा केमिकल्स ऑफ कोर्स सिक्लिसिटी से का फायदा उठाएगा। हाल ही में हमने वो यूपीएल और आरती का जेवी देखा था, इस तरह के जेवीज क्या और होते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि इन कंपनियों ने बेसिकली ये कहा कि जो विदेशों से माल इंपोर्ट हो रहा है उसको हम भारत में बनाएंगे, तो हमारे लिए भी एक थोड़ी बेहतर स्थिति रहेगी और मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। क्या इस तरह के और जेवीज दिख सकते हैं करंट एनवायरनमेंट में? यस बहुत सारे, ये लोकल फॉर लोकल जो अप्रोच अभी आ रही है, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही है। आने वाले महीनों में हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी पॉलिसीज देखेंगे जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फेवर करेगा और कहीं ना कहीं फॉरेन इंपोर्ट, स्पेशली चाइनीज इंपोर्ट्स को बाहर करेगा। जैसे कि दीपक ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, फिनॉल बिस्फेनॉल टू पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट की वो पहली कंपनी बनेंगे। पॉलीकार्बोनेट बनाने के लिए दूसरा एसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉस्जीन, जिसके इंडिया में अतुल, यूपीएल, पोषक 2-3 ही सप्लायर्स हैं, बिकॉज बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड केमिस्ट्री है। तो डेफिनेटली इस तरह के एसोसिएशन हमें देखने को मिलेंगे इंडियन लैंडस्केप में, जहां हमारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर साथ में आकर के लोकल फॉर लोकल अप्रोच पे काम करेंगे। मुझे याद है साल के शुरुआत में, जैसे वीरू मेंशन कर रहे, 6 महीने पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, तब अजय आपने कहा था कि अगर टर्न अराउंड आएगा वो सेकेंड हाफ में ही देखने को मिलेगा। क्या वो टाइड शायद एक क्वार्टर पहले टर्न होने लगा है? और टाइट टर्न एक क्वार्टर पहले तो नहीं हो रहा है, मगर सेंटिमेंट थोड़ा बहुत, क्योंकि गेटवे अभी ओपन हो रहे हैं हर्षदा, शायद ये आपके जन्मदिन का असर है कि केमिकल का कमाल हमें देखने को मिल रहा है इमीडिएटली कल से ही। तो एक्चुअली यूएस की जो फ्रेश डिमांड आएगी वो सितंबर अक्टूबर में आने वाली है, तो उसके लिए फ्रेश ऑर्डर बुक रिलीज करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा लैटिन अमेरिका की भी सितंबर अक्टूबर की डिमांड के लिए उन्होंने ऑर्डर्स रिलीज करने शुरू कर दिए हैं कस्टमर्स ने। अब हमारे जो इंडियन सप्लायर्स हैं उनको एक ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी दिख रही है। पहले बहुत ही हैंड टू माउथ अप्रोच हो गया था, उनको बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं थी कि 2 महीने बाद हमारा क्या ऑर्डर रहेगा, 3 महीने बाद कैसा रहेगा। बट अब वो डिमांड की विजिबिलिटी उनको देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली जुलाई ऑनवर्ड्स अपवर्ड एंड ऑनवर्ड्स ही रहेगा केमिकल एंड एग्रोकेमिकल्स के लिए। जुलाई ऑनवर्ड्स स्थिति और भी मजबूत बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अजय और अपनी राय देने के लिए। सवाल ये है कि ट्रेड फिर किन काउंटर्स में लिया जाए? एक बड़ी बास्केट है जहां पर आपको विकल्प मिल रहे हैं। नवीन फ्लोरीन की हमने चर्चा कर ली। आप टाटा केमिकल्स ताज़ा स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 9% का ओआई एडिशन, करीब 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। शिल्पा, टाटा केमिकल्स में क्या कोई ट्रेड है इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ पे
पूरा सेक्टर ही वैसा है, लेकिन यहाँ पे टाटा केमिकल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1120 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है, तो ये इसका पहले एक रेजिस्टेंस हुआ था जो अभी एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे जो इमीडिएट टारगेट्स है वो 1180 से लेके 1200 के हैं, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1120 आप इसमें एक लॉन्ग ले सकते हैं 1180 एंड देन 1200 के टारगेट्स। ओके चलिए, तो ये केमिकल्स का डिस्कशन, आई थिंक केमिकल्स पे एक व्यू और लेते हैं। हमारे साथ प्रशांत सवन जुड़ चुके हैं इस वक्त इस बातचीत में। प्रशांत, अभी केमिकल्स पर डिस्कशन हो रहा है, कोई आपकी केमिकल्स पर रीडिंग और आपका टेक इस वक्त किस स्टॉक को चेस कर रहे हैं आप? तो और आपका कॉल क्या है? जी वीरू जी, यहाँ पे मुझे क्लियरली एसआरएफ अच्छा लग रहा है। एक 2500 का हर्डल है राउंड नंबर का, मुझे लग रहा है ये क्रॉस हो जाए और आसपास इस यहाँ पे भी एक जो गैप है ऊपरी लेवल पे करीबन 2600 के आसपास, ये आप फर्स्ट टारगेट यानी यहाँ से एक 4% मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2600 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन करे तो डेफिनेटली ये न्यू स्विंग हाइज बना के 2700 के लेवल भी दिखा सकता है। एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए और करंट आज जो दिन का लो है ऑलमोस्ट उसके ऊपर यानी 2420 2425 के आसपास स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग रहना चाहिए। तो एसआरएफ में एक अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। वैसे मानस ने भी एसआरएफ पर ही कॉल दिया था। स्थिति लेकिन रुपये के फेवर में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा संभलने की कोशिश की थी, लेकिन अब 83.64 के लेवल्स आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा 83.75 वो प्रीवियस लो है रुपये का, और उसकी तरफ फिसलता हुआ तेजी से ये दिखाई दे रही है। धर्मेश, ये क्या मामले को बिगाड़ सकती है ओवरऑल रुपये की वीकनेस? देखिए अर्चिता, कारण जानना पड़ेगा कि ये इतना बड़ा उछाल आया इंट्राडे क्यों आया, क्योंकि इवेंट तो कुछ सामने नजर आ नहीं रहा है। मैं थोड़ा सा चैनल चेक करने की कोशिश की तो कहीं से कोई स्पेसिफिक नजर तो आया नहीं है। बट अगर इसके पीछे कोई इवेंट बेस्ड प्लेट है, मे बी इसराइल हमास का जो एक टेंशन चल रहा है वो जो पॉलिटिकल इशू अगर बढ़ जाती है तो डेफिनेटली एक बार के लिए तो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल रहेगा इंडियन मार्केट्स पे। बट दूसरा इसका ये है कि जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, जैसे केमिकल क्षेत्र हो गया या फिर आईटी हो गया, तो वहाँ पे स्टॉक्स में एक ट्रेडिंग बाउंस भी आपको मिलेगा। सो बैलेंस आउट है, बट आई मीन 84 के आसपास अगर जाता है तो डेफिनेटली नेगेटिव इन द शॉर्ट रन। चिंताजनक स्थिति बन रही है, नजरें रखनी चाहिए। डॉलर रुपये बहुत समय बाद इस तरह का वाइल्ड मूव एब्सोल्युटली देखने को मिला है। अच्छा, वैसे प्रशांत का एक स्टॉक जो नया लेकर आते हैं, आपसे एसआरएफ पर तो व्यू ले लिया प्रशांत, लेकिन इस समय का ताजा ट्रेड क्या रहेगा आपका दूसरा? तो हर्षा जी, कल मैंने सुबह के शो में बंधन बैंक रेकमेंड किया था 198 पे फॉर अ टारगेट ऑफ 210। वो ऑलमोस्ट उस टारगेट के इर्द गिर्द 200 दिनों के एवरेज के आसपास है। मुझे लग रहा है इसको मैं फिर से अब रेकमेंड करूंगा एक पोजिशनल व्यू अबाउ 200 डे मूविंग एवरेज। अभी हमें स्टॉप लॉस रखना होगा 200 पे, थोड़ा डीप रखिए, बट यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 225 का। मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर हम मोमेंटम और वॉल्यूम पैटर्न को देखें तो ये 225 222 का जोन कंफर्टेबली दिखा सकता है। ओके, बंधन बैंक भी आपका टेक। मीनवाइल आप 4 ट्रेड्स पिक करते हैं आज के 4 का चौका के ट्रेड्स और सस्ता ऑप्शन। इस क्रम में पहला ट्रेड होगा शिल्पा जी के सौजन्य से ट्रेड आएगा। एफएनओ सुपरस्टार प्रशांत सावंत जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद चार्ट का चमत्कार मानस जी पिक करेंगे और धर्मेश कांत आज का मिड के फंडा। अभी काम करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट अगर आप देखें 2:47 हो चुके हैं, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। शिल्पा जी क्या पिक करेंगे ऑप्शन ट्रेड आप? वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैं एलटीएफ पे ध्यान दे रही हूँ। एलटीएफ में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। मुझे लगता है कि 180 के स्टॉप लॉस से ये आपको 188 से 190 के मूव की तरफ 1-2 दिन में आपको लेके जाएगा। तो 185 का ही कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 3 रुपये 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 2 रुपये का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 5 का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आपको ये 6.5 से लेकर 7 के बीच में भी ट्रेड करता मिलेगा। एल&टी फाइनेंस 182 पे यहाँ पे इसके ऑप्शंस को पिक किया गया है। प्लीज़ स्क्रीन पे लेकर आइएगा एक बार। 100 आई थिंक 82.90 पे ऑलमोस्ट हाई पर 175। क्या गजब का स्विंग दिया इस स्टॉक ने आज। तो आपको एल&टी फाइनेंस की यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करनी है। अब आते हैं प्रशांत जी की ट्रेड की तरफ। प्रशांत जी क्या पिक कर रहे हैं आज एफएनओ सुपरस्टार? तो वीरू जी, यहाँ पे ओबरॉय रियल्टी एक स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, करीबन 1880 1880 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 1860 के नीचे करीबन 1855 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के आप स्विंग हाई जो बने हुए थे करीबन
1970, 1965, 1970 ये टारगेट्स पोजिशनरी रख सकते हो। ओवरऑल पैटर्न काफी अच्छा है। जो डिप आई थी वहां बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं थे, तो बायस कंट्रोल में है। मुझे लग रहा है 20 डिमा का एडवांटेज लेके यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए। ओके, तो ओबेरॉय रियल्टी में एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इस समय बनती हुई आपके लिए। मानस, बताइए चार्ट का चमत्कार। हर्षिता जी, चार्ट के चमत्कार के लिए इंडियन होटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2 दिन पहले अप्रैल के हाईज टेस्ट हुए थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। लेकिन आज तो फाइनली स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस ब्रीच किया है, कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स बेहतर दिख रहे हैं। तो इंडियन होटल्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 624 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 655 ₹655 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 640 का कॉल ऑप्शन, 640 का कॉल ऑप्शन ₹9 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करिए। ₹5 का स्टॉप लॉस लगाइए इस ऑप्शन में, और इस ऑप्शन में ₹18 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये फिलहाल इंडियन होटल 640 का कॉल है। धर्मेश, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? अर्शिता, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ जाना चाहेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस पे बाई करने की सलाह रहेगी। कंपनी काफ़ी अच्छी है और पुराने सारे प्रॉब्लम से निकल के काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में आ गई है। और अपने जो पीयर ग्रुप के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो ये अराउंड 2.7 टाइम्स 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल पे, जबकि बाकी सब अराउंड 3.8 टू 4 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहे हैं। और इसका जो आरओए है वो भी 4 से ऊपर का है। तो फाइनेंशियल हर मैट्रिक्स को टिक करता है। मैनेजमेंट का मानना है 15 से 17% के आसपास का एयूएम ग्रोथ रहेगा विथ अ बेटर एसेट क्वालिटी, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी इनफैक्ट। सो एवैल्यूएशन की काफ़ी बड़ी गुंजाइश है यहाँ पर रीरेट होने की, सो इसको बाई करना चाहिए। जो हम लोग का लॉन्ग टर्म टारगेट है पोजिशनल बेसिस पे वो 460 का है इस पे। ओके, तो 4 ट्रेड्स पिक किए यहाँ पे, और पहला ट्रेड पिक किया था शिल्पा जी के सौजन्य से आया था L&T फाइनेंस, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड, और इसकी कॉल 185 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 57 370 पे ट्रेड करती हुई इस ट्रेड को पिक किया गया था। उसके बाद जो ट्रेड पिक किया गया था वो आज प्रशांत जी के सौजन्य से FNO सुपरस्टार था, और वो आपकी स्क्रीन पे ओबेरॉय रियल्टी फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1970। और उसके बाद मानस जी का ट्रेड था आज इंडियन होटल्स, आज ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ 655 के लक्ष्य के लिए। और अभी अभी जो आज की फंडामेंटल कॉल पिक की धर्मेश कांत ने आधार हाउसिंग फाइनेंस। एक बार इंडेक्स चेक लेते हैं, इंडेक्स क्या कर रहा है। वही ट्रैजेक्टरी इसी पॉइंट पे हमने 23,558 पे कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वहीं पर है। और एग्जैक्टली अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, इसी पॉइंट पे 51,710 पे शुरू की थी, 51,735 पे ट्रेड करता हुआ। और गौर करने वाले 1-2 स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रखूँ जहाँ पे मोमेंटम अच्छा आ रहा है। आज सुबह एक एशियन पेंट्स पे कॉल आई थी, एक कॉल लेते हैं। हालांकि मैं उस वक्त सहमत नहीं था कि इसको चेस करें कि नहीं करें, बट प्राइस वाइज एक्शन अच्छा है। इवन एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर स्विंग बार बार प्रोवाइड कर रहे थे, बट आई थिंक क्रूड की ट्रैजेक्टरी एट 85 शायद आप कंफर्टेबल ना हो। बट आपकी राय इस वक्त रुचित क्या बन रही है? आप कैसे रीड कर रहे हैं पेंट स्टॉक्स को, और एडहेसिव्स में पिडिलाइट को कैसे रीड कर रहे हैं? पेंट्स में आई थिंक अभी भी एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूड है। हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि ये मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है। आई थिंक प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिट है, लेकिन अपसाइड, इमीडिएट अपसाइड के कोई इतने नो साइंस अब तक आए नहीं, क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो प्राइस अपमूव में एक तो इतने बड़े वॉल्यूम्स अब तक हो नहीं रहे। तो आई थिंक जब तक ये 2970 3000 का जो रेंज है वो हर्डल क्रॉस नहीं होता है, तब तक कोई बड़ी तेजी एशियन पेंट्स में नहीं लग रही है। सो आई थिंक ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। एशियन पेंट्स में कन्विंस नहीं है, लेकिन बर्जर पेंट तो शिल्पा की पिक रही है और वहाँ पर हमने मोमेंटम देखा है। अच्छा, इस बीच चलिए अब बजट की तैयारी देखिए, सब लोग करने में लग गए हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है और जोर भी पकड़ता दिखाई देगा आने वाले कुछ दिनों में। थोड़ी देर पहले वित्त मंत्री ने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गजों के साथ एक बैठक की। दोपहर के बाद दरअसल इंडस्ट्री के दिग्गज वित्त मंत्री से मिलेंगे और अपना प्रपोजल सामने रखेंगे कि उनके लिहाज से बेस्ट बजट में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ जो बैठक हुई है, आप बताइए आप क्या सुन रहे हैं? पहले कैपिटल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। क्या मांगे रखी गई हैं?
देखिए, कैपिटल मार्केट की तरफ से दो तरह की मांगे हैं। पहली बात तो ये कि जो भी आप टैक्स की दरें रखते हैं, सबसे बड़ी बात तो सब टैक्स पे फोकस रहता है, क्योंकि बजट का मुद्दा रहता है कि जो भी आप बदलाव करें तो उसमें कि स्थिरता दिखे, कंटिन्यूटी दिखे। ये नहीं कि आप कुछ साल बाद कुछ टैक्स लगा रहे हैं, कुछ रेट बदल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक तरह से आम सहमति ये बनी कि स्थिरता आपको टैक्स की दरों में होनी चाहिए। दूसरी बात कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एक मुद्दा है जो हर बजट से पहले उठता है। इंडस्ट्री अपने अपने सुझाव देती है और सरकार भी इस पर काफ़ी सक्रियता से विचार करती है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर सरकार के भीतर ही दो मत है कि अलग अलग स्लैब है, अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग टैक्स की दरें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है दुनिया भर में, इसमें काफ़ी एक समानता रहती है, तो वो एकरूपता लाई जाए। वित्त मंत्रालय कई बार बजट से पहले इस पर स्टडी कराता है और रुक जाता है अंतिम फैसला लेने से इन वक्त पहले। तो इस बार फिर से मुद्दा उठा है और मुझे लगता है कि जब बजट पेश किया जाएगा तो वित्त मंत्री जब बजट के दूसरे हिस्से को जो पढ़ने लगते हैं, जब हम लोग काफ़ी सतर्क हो जाते हैं सुनने के लिए, तो उस हिस्से में शायद इसकी छाप देके आपको देखना चाहिए। तीसरा एक मुद्दा, इस बार एक नया मुद्दा जोड़ रहा है, वो है एफएनओ सेगमेंट को लेकर के, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को लेकर के। ये नया मुद्दा इसलिए जोड़ रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने चिंता जताई थी पिछले दिनों और कहा था कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान उनका बढ़ता जा रहा है, तो उनकी जोखिम को आप किस तरीके से सुरक्षित रख रहे हैं, उनको कम से कम जोखिम हो ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, उनके हितों की देखरेख कैसे की जाए, इस पर उन्होंने चिंता जताई थी। तो इसके दो ऑप्शन है, एक तो वित्त मंत्री कुछ ऐसे उपाय कर दें बजट में ही ताकि ये चिंता दूर हो जाए, या फिर वित्त मंत्री सेबी के साथ बातचीत करके उपाय निकाले। तो सेबी वाले बातचीत तो अलग होगी, लेकिन बजट में ये भी देखने वाला होगा क्या इस सेगमेंट में कोई छेड़छाड़ सरकार करती है कि नहीं करती है। तो ये आपको फाइनेंशियल मार्केट को लेकर के रहा और इसमें कैपिटल मार्केट को लेकर रहा। फाइनेंशियल मार्केट को लेकर भी मोटे तौर पर यह है कि जो भी चीज़ें फाइनेंशियल मार्केट की बैंकिंग सेक्टर की हैं वो सिर्फ बैंकों के प्रॉफिट तक ना रहे, एक सोशल वेलफेयर में जो बैंकों की भागीदारी होती है, फाइनेंशियल सेगमेंट की भागीदारी होती है, उसको और कैसे सक्रिय बनाया जाए, फाइनेंशियल मार्केट को और कैसे मजबूत बनाया जाए, रोबस्ट बनाया जाए, इसके ऊपर भी इस बैठक में चर्चा हुई। और ये एक ऐसी बैठक हुई है जिसकी काफ़ी हद तक झलक आपको बजट में देखने को मिलेगी और हम लोग भी इसका इंतजार कर रहे होते हैं। लक्ष्मण, आपने 2 दिन पहले संजीव पुरी से बातचीत की थी, उसमें कुछ थोड़ा सा हिंट मिला था कि इंडस्ट्री की विश लिस्ट क्या रहेगी। आज कुछ ही देर में आई थिंक इंडस्ट्री से मुलाकात होगी वित्त मंत्री साहिबा की। लार्जली ब्रॉडर चर्चा किन मुद्दों पर होती दिखाई दे सकती है? क्या वो प्राइमरली जीएसटी तक ही सीमित है या फिर कुछ और बड़े मुद्दे भी हैं? जीएसटी बिल्कुल इस बैठक का अहम मुद्दा नहीं है। बहुत छोटे समय के लिए अपनी बात इंडस्ट्री रख सकती है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, राज्यों के वित्त मंत्रियों का सलाह मशवरा होला है। क्योंकि बजट में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता, जीएसटी को लेकर चर्चा यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे दो मुद्दे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कैसे कंजम्पशन ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। आप अगर जीडीपी के आंकड़ों को देखें और कंजम्पशन ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ क्वार्टर से दोनों के आंकड़ों में तालमेल नहीं दिख रहा है। जिस तेजी से जीडीपी ग्रोथ दिख रहा है उस तेजी से कंजम्पशन ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो खपत को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पे सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बैठक में। इसमें एक तरीका यह है कि इनकम टैक्स में राहत दे दी जाए। तो कई सारे इंडस्ट्री दिग्गज की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं कि इनकम टैक्स में राहत दीजिए, 20 लाख तक की आमदनी वालों को राहत दीजिए, क्योंकि आमदनी वाले लोग ऐसे होते हैं जो पैसे आते हैं तो बचत कम करेंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ से खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी तो पूरी इंडस्ट्री को फायदा होगा। दूसरा ये है कि मनरेगा जैसे स्कीम में पैसा आप ज़्यादा बढ़ा दीजिए, किसानों को हाथ में ज़्यादा पैसा दीजिए। ये तो रही बात खपत बढ़ाने को लेकर के। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपको रोजगार बढ़ाने को लेकर के। तो रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो बिल्कुल टेस्टेड स्कीम है, उसमें और ज़्यादा इंडस्ट्री को शामिल किया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आपको कि निवेश कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे दो मत है। सरकार कह रही है कि निजी निवेश को लाइए, वो उस तेजी से बढ़ नहीं रहा है। निजी कंपनियां कह रही हैं, इंडस्ट्री कह रही है कि सरकार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। सरकार का कहना है कि मैं 11 लाख करोड़ पहले कर चुका हूँ, काफ़ी है। इंडस्ट्री चाहते हैं 11 लाख करोड़ से काम नहीं चलेगा और सिर्फ 15-16% आप 25% करिए अपने पब्लिक कैपेक्स का। सरकार कहते हैं कि निजी निवेश को आप बढ़ाइए, जितना हो रहा है उससे काम नहीं चलेगा। तो एक मुद्दा है, लेकिन कैसे निजी निवेश बढ़ाया जाए, पब्लिक कैपेक्स कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पूरे बजट से के ऊपर चर्चा को लेकर के। मुझे याद है कि पोस्ट इलेक्शंस जो भी रिपोर्ट्स आई थी उसमें सभी ने कहा था कि अब निजी निवेश पर सभी की नजरें रहेंगी और निजी निवेश वाले ही कह रहे हैं कि सरकार को और निवेश करना चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण। ऑफ कोर्स आज बैठक के बाद क्या हाइलाइट्स निकल कर आएंगी
वो लक्ष्मण हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन एक ब्रॉड खाका उन्होंने हमें दे दिया है कि किन किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, इस बीच मार्केट की चाल स्थिर है, मजबूत है, रादर 23,557 के आसपास इस समय निफ्टी स्टडी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक भी करीब करीब 300 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ। चलिए काम करते, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 30 सेकंड का, लौटेंगे और फिर आखिरी आधे घंटे की तरफ बढ़ेंगे और मार्केट बिग वॉइस में सुदीप बंदोपाध्याय आज हमारा साथ देने वाले हैं, उनसे भी चर्चा बढ़ाएंगे। कमाई करने में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडेक्स को एक बार देखने के बाद अब चलते हैं आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। वहीं पर 23,558 यानी अब कंप्लीटली अगर आप देखें तो शायद इस एक्सपायरी का एक सेंस मिल रहा है। ये क्लोजिंग के आसपास अगर आप देखें तो 30,560-70 के आसपास ही क्लोजिंग आएगी। अब चलते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। हमारे साथ आज इस बातचीत में सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे और कल तो हमने बैंक निफ्टी का जो आई थिंक सुपर स्विंग है वो भी विटनेस किया। सर कैसे रीड कर रहे हैं अब हम बेहद क्लोज जाते हुए बजट के, और बजट की छाप, सरकार के निर्णय पूरी तरीके से इस वक्त गेनर्स के लिस्ट पर अपीयर होते हैं। लुक एट फर्टिलाइजर्स, आज चंबल लगभग 20% ऊपर सर। आप इस ड्यूरेशन को कैसे मैप कर रहे हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं और बजट रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशन है, बजट रिलेटेड जो शंका है वो सामने आता जाएगा। पर इसमें मैं दो बात और आपको ऐड करना चाहूंगा कि इस बार बजट क्योंकि जुलाई के एंड की तरफ 22 जुलाई की बात की हो रही है अभी, अगर 22 जुलाई को बजट आ रहा है तो उसके पहले बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के नतीजे, Q1 के नतीजे आ जाएंगे, तो मार्केट का ध्यान जरूर उसमें रहेगा। और इससे भी बड़ा मुद्दा जो कि मॉनसून का प्रोग्रेस और मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कुछ हद तक पता चलेगा 22 जुलाई तक। तो जब हम बजट के लिए सुनने के लिए बैठेंगे वित्त मंत्री के, तब तक हमारे पास बहुत सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और मॉनसून का सिचुएशन अच्छी तरह से मालूम होगा। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा मार्केट को। अब सेक्टर की स्पेसिफिक अगर बात करें तो हाँ बिल्कुल सही, फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे शायद अभी भी बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और सरकार इस पे ध्यान भी दे रहा है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे कुछ ठोस कदम लिए जाएंगे। पर मैं यहाँ पे एक चेतावनी देना चाहूंगा कि जो बात चल रहा है कि जीएसटी एग्जेम्पशन हो जाएगा, जीएसटी लागू नहीं होगा या जीएसटी ड्रास्टिकली कट किया जाएगा, ये शायद थोड़ा मतलब थोड़ा अनरियलिस्टिक है क्योंकि जीएसटी पूरा एग्जेप्ट होना शायद पॉसिबल नहीं है अंडर द ओवरऑल स्ट्रक्चर, कंसीडरिंग द चेन इफेक्ट। अगर जीएसटी एग्जेम्पशन होता है तो उसका तो ऑफ कोर्स जीएसटी काउंसिल विल हैव टू टेक ए व्यू, सैटरडे मीटिंग है। पर उसके चलते, वो स्पेकुलेशन के चलते फर्टिलाइजर स्टॉक्स बढ़ रहा है। तो आई विल बी लिटिल केयरफुल एट दिस स्टेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दम नहीं है या प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर जो कारण से ज्यादा अभी बढ़ रहा है वो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। यही मेरी सलाह होगी निवेशकों की। अच्छा सुदीप सर, बैंक निफ्टी आपको कैसे प्लेस लग रहा है? क्योंकि मैं अगर इस वक्त इसकी प्लेसमेंट देखूं, HDFC बैंक को फिर FIs की पैसा चेस करता हुआ, ICICI बैंक स्टिल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूमता हुआ, SBI अपने एग्जिट पोल वाले स्विंग हाई के अभी भी 100 रुपये नीचे। बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट इस संदर्भ में आपको कैसी लग रही है कि ये अभी यहाँ से चलने के लिए तैयार है और कितना अपसाइड बाकी है? उस अपसाइड को कौन फिनेंस करेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा, या फिर आप किसी डिप में ही बैंकिंग स्टॉक से फोकस करेंगे? आपका बैंकों में चुनाव कैसा है इस वक्त? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स मुझे लगता है कि एक लेवल पे आ गया था जहां पे यहाँ पे ऊपर जाना बिल्कुल सीधा ऊपर जाने की संभावना था और वही हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी बहुत दम है और अभी भी बैंक निफ्टी ऊपर जाने की संभावना रहेगी। थोड़ा बहुत करेक्शन, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी रहेगा जरूर, पर ऊपर जाने की संभावना जबरदस्त है। और अगर बैंकों की बात करें, स्पेसिफिक बैंकों की बात करें, तो PSU बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और लार्ज कैप मिड कैप बैंक में से हम लोगों को लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक इस माहौल में ज्यादा पसंद है। सबसे बड़ी बात बैंकों में अभी ये है कि क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त आ रहा है।
और ये क्रेडिट ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए डिपॉजिट ग्रोथ बहुत जरूरी है। तो डिपॉजिट के लिए देयर इज एन ऑल आउट वार इन द मार्केट, और इसमें एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स शायद इनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। और ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक अभी भी खरीदारी की जा सकती है। इंडसइंड, एक्सिस, कोटक, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। और जब आप यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप 1 साल का नजरिया से खरीदिए, क्योंकि यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। इकोनॉमी में इतना अच्छा प्रोग्रेस की उम्मीद सब कर रहे हैं, तो बीएफएसआई में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ आना आवश्यक है। तो अगर ये होता है तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहेगा, और उसके साथ साथ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का एफर्ट भी चलता रहेगा। और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में जो सक्सेसफुल होगा वही बैंकों में से वही ज्यादा वैल्यूएशन कमांड करेगा। सुदीप, गोइंग बैक टू बजट की रूपरेखा कैसी होगी? आपको याद होगा जब ये कोएलिशन गवर्नमेंट बनने की बातचीत हो रही थी, ये 4th इवनिंग की मैं बात कर रही हूँ और 5th मॉर्निंग की, सबसे ज़्यादा डर ये था कि पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज आएंगी। लेकिन इस बजट में एक तो सरकार ने आते ही देखिए एमएसपी बढ़ा दिया है, फर्टिलाइजर में कुछ राहत की बात आती हुई दिखाई दे रही है। तो हिंट्स तो यही हैं। अब टैक्स कट्स की बात लक्ष्मण कह रहे थे कि 20 लाख तक के आमदनी वाले लोगों को कुछ और एक्स्ट्रा कट्स या फिर टैक्स में सुविधाएं दी जाए। ये इशारा तो उसी तरफ है, लेकिन अब की बारी मार्केट को इससे शायद डर नहीं है। क्या कंजम्पशन एक बड़ी थीम फिर उभर कर आ सकती है एक इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए भी, या फिर जो पॉलिसीज आएंगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाए? ये 2 मुद्दा हर्षदा यहाँ पे है। पहली बात है सरकार को आरबीआई से रिकॉर्ड डिविडेंड मिला है, तो ये जो रिकॉर्ड डिविडेंड है ये कुछ हद तक कुशन करेगा ये जो पॉपुलिस्टिक या जो बात हो रहा है। ये सारे जो इसका फाइनेंसिंग, शायद जो इंक्रीमेंटल पैसा आरबीआई से मिला है उसके थ्रू आराम से हो सकता है। करीबन 1 लाख करोड़ इंक्रीमेंटल की हम बात कर रहे हैं, और दैट कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ दिस सो कॉल्ड पॉपुलिस्टिक मेजर्स। अब दूसरी बात है पॉपुलिस्टिक मेजर हम जिसको कह रहे हैं, और है भी, इसका एक शायद बहुत बड़ा जरूरत है जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में कंजम्पशन को स्टिमुलेट करने के लिए। हम लोगों को मालूम है पिछले 2 साल मॉनसून ठीक नहीं था, और रूरल इंडिया में एक कंजम्पशन में डिप सिग्निफिकेंट आया था, जो कि ओवरऑल कंजम्पशन को अफेक्ट कर रहा था, और ये इकोनॉमिक साइकिल को भी अफेक्ट कर रहा था। तो थोड़ा बहुत स्टिमुलस जो कि कंजम्पशन को स्टिमुलेट करे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, और सरकार का ऑल्सो ओवरऑल रेवेन्यू के लिए शायद इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा। आपके टॉप पिक सेक्टर्स या फिर स्टॉक वाइज क्या रहेंगे सुदीप? एफएमसीजी में ध्यान देना चाहिए, हमारा क्या मानना ये है। और ये एफएमसीजी क्षेत्र में बहुत पिटाई हुआ था, और ज्यादा कुछ उसके बाद भी बहुत ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। पर हम लोगों को लगता है कि अगर मॉनसून ठीक ठाक होता है, जिसकी संभावना जबरदस्त है, आईएमडी, स्काईमेट सभी का प्रेडिक्शन वो है, अगर मॉनसून ठीक ठाक होता है तो इस बार रूरल कंजम्पशन और अलोंग विद सरकार के डिफरेंट स्टेप्स व्हिच गवर्नमेंट इज टेकिंग इंक्लूडिंग व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द बजट, अगर आता है तो रूरल कंजम्पशन पिकअप होगा और एफएमसीजी में एक वापस मोमेंटम आएगा। मैं सिर्फ एफएमसीजी की बात कर रहा हूं, पर इसके साथ साथ आप और भी जो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज है, जो कंपनीज रूरल इंडिया में काम करते हैं, मैं हीरो मोटोकॉर्प की बात करूंगा, मैं बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज की बात करूंगा, ये सारे कंपनीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और एफएमसीजी में जो दिग्गज कंपनी HUL, डाबर, यहाँ पे ध्यान जरूर देना चाहिए। सुदीप, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन द चैनल। तो सुदीप कह रहे हैं कि देखिए एफएमसीजी कंपनियां कंजम्पशन थीम पर फोकस कीजिए, वो यहाँ पर अब ज़्यादा एक्टिव ट्रेड बनते दिखाई देंगे। मार्केट का हाल आपके सामने रखते हैं तो 40 पॉइंट ऊपर इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में ही सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। एक तो कोटक स्क्रीन पर रखिएगा और दूसरा आपका HDFC बैंक, क्योंकि इन्होंने ही दरअसल मार्केट में आज अच्छा खासा सपोर्ट किया है। HDFC बैंक तो एक ट्रेड जो लार्जली डिस्कवर हुआ है, लेकिन प्रशांत अगला पड़ाव कोटक की तरफ से किस तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर इस समय कोई नई खरीदारी के बारे में सोच भी रहा है तो? जी हर्षा, बिल्कुल हर्षा जी, मेरे हिसाब से HDFC बैंक में कल जो ऑप्शन मैंने दिया था वो ऑलमोस्ट 4x हो गया था। जहां तक कोटक की बात है तो यहाँ पे 1810 1810
ये गैप है जो फिल हो सकता है, वक्त लग सकता है, पर पोजिशनली आप ये टारगेट मान के चल सकते हो। 1810 के ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद ये मोमेंटम देके फिर से जो इसके एक रेजिस्टेंस जोन था 1840-50 वहां तक जा सकता है। बट अभी बेस्ट अप्रोच ये होगा कि आप डाउनसाइड कैप करो और 1745 1745 ये स्पॉट में स्ट्रिक्टली आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और पोजीशन को होल्ड कीजिए। अच्छा, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जरा डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का क्रॉस चार्ट रखिएगा इंट्राडे प्लीज़ स्क्रीन पे। बात क्या होती है हमारे 2 बजे कि निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है, निफ्टी बैंक को होल्ड करिए। 51,800 पॉसिबल है। क्यों, क्या रीज़न था? निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक की नहीं थी। वो कंपल्शंस, वो आई थिंक कॉलाइटर्स के प्रेशर वो विजिबल नहीं थे। देखिए एक इंडेक्स कहाँ पर है, 23,552 58, और एक इंडेक्स अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 51,806। उसका नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट हो चुका है और इसका आज एक्सपायरी है, तो इम्पैक्ट होता है। और आपको हमने क्या दिखाया था 2 बजे, 23,600 की कॉल का आउटस्टैंडिंग हुआ ऑलमोस्ट 1.5 करोड़, तो वो जोन पार नहीं हुआ। अब आते हैं, देखिए बैंकों पे अभी भी झुकाव है। पूछना चाह रही हूँ है ये जो आपने निफ्टी की एक्सपायरी और उसको लेकर उसके कंपल्शंस और निफ्टी बैंक के साथ जो तुलना की है, कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी लेकिन निफ्टी बैंक को कोई रोके वो नहीं रुक रहा था, तो ये एबरेशन क्यों है? ये निफ्टी क्यों हिचक रहा है और निफ्टी बैंक में इतनी स्ट्रेंथ क्यों थी कल? नहीं बताओ, कल देखिए हैशटैग HDFC बैंक था, HDFC बैंक था कल आपके पास। कल 10 बजे पहले बाइसेक्ट हुआ 50,810, वो था पहला वीक कॉलाइटर। फिर हुआ 51,000 का कॉलाइटर ट्रैप, फिर हुआ 51,200 का। तो आपके पास एक बहुत स्ट्रांग फोर्स थी आज तक। आज आपके पास रिलायंस चलने को तैयार नहीं है। आज आपके पास अगर आप देखें IT चलने को तैयार नहीं है, ठीक है, बट ऐसा कोई बड़ा आई थिंक जो स्टॉक नहीं ना हर्षता जिसके जरिए मैं उस लेवल को बाइसेक्ट कर दूं। अब मैंने रिलायंस पे क्या लेवल दिया था हर्षता 2 बजे, 2965 का, ये उसको भी काटने को तैयार नहीं है। मैं कल भी कह रहा हूँ हर्षता, जब हम सुबह मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, अब इट्स टाइम फॉर रिलायंस डिलीवर। अगर 23,600 की ट्रेजेक्टरी को काटना है ना आपको, तो रिलायंस का डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबने अपना दमखम दिखा दिया, HDFC से रिक्वायर्ड था वो दिखा चुका है। अब रिलायंस के बिना लाइफ बियॉन्ड 23,600 2350 डिफिकल्ट होगी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ आज यहाँ पे। तो रिलायंस की भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ से निफ्टी को वही कर दिखाना है जो निफ्टी बैंक आजकल कर रहा है। वैसे निफ्टी ने अपनी अच्छी खासी चाल दिखा दी है, वो थोड़ा सा विराम भी लेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ मोमेंटम अगर दोनों इंडाइसेस में आ जाता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। चलिए BTST STBT क्या ट्रेड लेना बनता है इस समय, शिल्पा जी बताइए। जी हर्षिता जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी BTST के हिसाब से इंडियन होटल पे ध्यान देना चाहिए। इंडियन होटल अच्छे मोमेंटम में है, थ्रू आउट द डे टुवर्ड्स डे हाईज ही है, आज भी ऑलमोस्ट 3% अप है, लेकिन यहाँ पे 625 के ऊपर एक इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है, जहाँ से मुझे लगता है 660 670 के लेवल्स आएंगे, तो 625 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फ्यूचर लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ, स्टॉक अभी 635 पे है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको 660 से लेकर 680 तक के लेवल्स के लिए एक बार आप यहाँ पे अटेम्प्ट ले सकते हैं। जी शिल्पा ने पिक किया इंडियन होटल, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गावा जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझसे हाँ जी। सॉरी, फर्स्ट नेम वाज स्क्रिप्ट आउट कंप्लीटली। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है NMDC स्टॉक बढ़िया है, गुड लगता है, जो सेटअप है उसके हिसाब से ट्रेड कर रहा है 1467, सॉरी NMDC ट्रेड कर रहा है 273 पर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कहीं 268 का, टारगेट ऑन द अपसाइड 280 85 है, आते दिनों में देख पाएंगे। तो NMDC में एक तेजी नजर आती है। ओके, NMDC में आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ रहा है 272.85। शिल्पा जी आपके कैरी करेंगी? जी इंडियन होटल 625 के स्टॉप लॉस है फॉर टारगेट्स ऑफ 660 680। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा सा अगर आप देखें तो आपका ट्रेड मिस कर गया था। चलते हैं मानस के पास। मानस के आप क्या पिक कर रहे हैं? भारत फोर्ज पे खरीदारी करने की राय रहेगी।
2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1782 के प्राइस चल रहे हैं, 1754 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1830 1830 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, भारत फौज और प्रशांत, आपका ट्रेड? इस लेवल पे डाबर काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छी डिप आई है और 600 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से पिकअप हो सकता है, तो स्टॉप लॉस रखूंगा 592 और यहाँ से जो मेरा टारगेट होगा वो 615 615। 615 के लिए एक अपॉर्चुनिटी डाबर में। रुचित, आपका ट्रेड? आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिसमें हमने कल एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी थी, वहां पे आई थिंक और एक अपमूव कल के सेशन में भी और कंटिन्यू रह सकता है या नियर टर्म में। तो एक्सिस बैंक विद इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक के स्ट्रक्चर्स काफी अच्छे हैं, जहाँ पे कल के प्राइस अपमूव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए थे। आज भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो आई थिंक एक्सिस बैंक में यहाँ पे खरीदारी करके जाने की सलाह है कि 1215 के स्टॉप लॉस रख के 1280 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एक्सिस बैंक में एक मौका तेजी का 1280 की तरफ बढ़ने वाला ये काउंटर दिख रहा है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षिता मैम, मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी पॉजिटिव है। आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग लोअर शैडो बनी है। कल के सत्र में वॉल्यूम्स अच्छे थे, लेकिन स्टॉक में थोड़ा अपना बेस हाई कल गिव अप कर दिया था, बट आज लगभग कल के हाईस पे क्लोज कर रहा है। क्लोजिंग में अच्छा खासा मोमेंटम है। 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 1180 का। के लिए एक मौका आईसीआईसीआई बैंक में। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, हम इनफैक्ट बीटीएसटी एसटीबीटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई खास ऐसा ट्रेड जो आपको स्ट्राइक कर रहा हो, जहां पर आज की तेजी आगे एक्सटेंड हो सकती है, या फिर आज आपने कुछ ट्रेड लिया हो? गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की चर्चा भी हमारे जो आपके गेस्ट है वो कर रहे थे, बट मेरा व्यू थोड़ा सा पोजिशनल है, लंबा है, और मैं मानता हूं कि ये स्टॉक अब बहुत ही जल्द 1300 रुपए की ट्रेजेक्ट्री में जाने की तैयारी करेगा। और डिस्क्लोजर रहेगा कि हमारी टॉप होल्डिंग है हमारे पीएमएस में। मेरा मानना है कि 8 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद एक नए ब्रेकआउट्स इसमें देखने को नजर आए। हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.5% के आसपास है। कैपिटल एडिक्वेसी क्लोज टू 16%, और सबसे अच्छी बात है कि जो नेट एनपीए के नंबर्स है वो बिलो 0.5% है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफर्ट हमें देता है। हम मानते हैं कि जिस तरह से पूरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में एक बाइंग आना शुरू हुई है, हम एक कई समय से बात कर रहे थे कि इनके वैल्यूएशन काफी कंफर्ट थे, पर लिक्विडिटी चेज नहीं करने की वजह से ये स्टॉक साइडवेज थे। अब मुझे लगता है वो लिक्विडिटी इन स्टॉक्स के अंदर में चेज करना इसको शुरू कर चुकी है, और वैल्यूएशन की कंफर्ट ये मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बनाता है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में भी बड़ी तेजी होगी, पर मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक 1250 से 1300 की अपसाइड के लिए आने वाले कुछ हफ्ते कुछ महीनों में नजर आ सकता है। 50, 12, 30, 1300 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में कन्विक्शन बढ़ रहा है, लेकिन आज डीलिंग रूम में कन्विक्शन किन स्टॉक्स की तरफ रहा है? हमारे साथ अब यतिन भी जुड़ गए। यतिन, बताइए। तो आईसीआईसीआई बैंक ही है पहला स्टॉक हर्षदा, और यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट लगभग 12% गिरा है। फ्रेश शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, यानी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ शॉर्ट्स कट रहे हैं और एफआई की बाइंग भी चल रही है। शायद कुछ एफआईज यहाँ बाइंग कर रहे हैं और थोड़ी बहुत अपनी शॉर्ट कवरिंग भी काट रहे हैं। डीलर्स के हिसाब से यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड बनता है और 15 से 20 रुपए की अपसाइड उनको लगती है, यानी करंट मार्केट प्राइस से 1 से 2% की तेजी उनको लगती है बीटीएसटी के ट्रेड में बनना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक में डीलर्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं फ्यूचर्स में। इसके अलावा भारत फोर्ज एचएनआई फेवरेट स्टॉक, और डीलर्स की अगर आप माने तो भारत फौज में 1800 से लेकर 1850 के लेवल्स आने चाहिए। करंट सीरीज में ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और यहाँ भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपको बनती हुई नजर पड़ रही हैं एफएनओ सेगमेंट में। कितने शुक्रिया। भारत फौज वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस काउंटर में और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में कभी भी ट्रेड करता हुआ। और ये डीलर्स के अगर आप देखें जो चुनिंदा स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और भारत फौज। बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई के क्लस्टर पे है और निफ्टी अपने डे हाई से अप्रॉक्सीमेटली 50 पॉइंट नीचे है। और वो जब हर्षदा ने मार्क किया था रुपी को, उस वक्त हमने एक ट्रेड पिक किया था, दैट वाज आई थिंक टेक महिंद्रा, वो 1394 पे अभी भी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक लीड देता हुआ। जहाँ तक बात है रणनीति की, देखिए मैं आपको बताऊँ, जाइएगा थोड़ी सी कुछ दिग्गज स्टॉक फ्यूचर्स की ऑप्शंस की समरी को रीड कीजिएगा। मैं यहाँ पे किसी स्टॉक पर टिप्पणी नहीं करूँगा, वो प्रिपेयर्ड लग रहे हैं बट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अभी। सो मोमेंटम जो है ना, वो सिर्फ डिफाइंड मोमेंटम अभी बैंक्स में है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक है। सो स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक। अगर आपको कैरी करनी है निफ्टी बैंक को कैरी करिए। हमारे पास एज ऑफ नाउ रिस्क जो इन्वॉल्व है
निफ्टी बैंक में, वो है करीब 51,000 और 51,200 की ट्रैजेक्टरी तक का, यानी वैल्यू एट रिस्क लगभग 500 पॉइंट की है, वो आपको रखनी भी पड़ेगी। मैं निफ्टी को अभी कैरी नहीं करूँगा। निफ्टी पे आज हमको एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड मिला। हमने 23,441 के ट्रेड जोन में पिक किया और एग्जैक्टली टॉप पे एग्जिट किया। मिड में हमको एक्सपायरी डे था तो मैंने ट्रेड नहीं लिया 2 बजे, उस वक्त लेवल था करीब 23,558 का, ट्रेड मैंने नहीं लिया। मैं ट्रेड फिर अगर लेना होगा तो कल लूँगा, या तो आईटी फुल फ्लैज 35,080 के ऊपर डिलीवर करे तब लॉन्ग पिक करेंगे, या रिलायंस डिलीवर करे। टिल द टाइम जब तक ये 2 नहीं कर रहे हैं तब तक हम कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग और पोजिशनली कैरी करने की आई थिंक व्यू रखेंगे निफ्टी बैंक। अच्छा आशीष, एक बात पूछूं आपसे, आशीष चतुर्मुता जी, ये आप लोगों ने बजट के प्रोस्पेक्टिव से ये केमिकल, ये फर्टिलाइजर्स पे और आई थिंक जो बजट की थीम है उन पे कैसे अपने आप को प्लेस किया है? आपके एग्जैक्टली यहाँ पर व्यूज़ क्या हैं? तो वीरेंद्र देखिए, हम थोड़ा फर्टिलाइजर्स तो हमने नहीं प्ले किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि थोड़ा सिक्लिकलिटी रहती है और ये सिर्फ बजट पे हो सकते हैं। बट बजट को ही ध्यान में रख के हमें लगता है कि पावर सेक्टर पे, या आप देखेंगे जो रेलवे सेक्टर है, इस पे मुझे लगता है इस बजट पे काफी फोकस गवर्नमेंट का रहेगा। और इसके चलते मुझे लगता है कि जो पावर में स्टॉक्स हैं, चाहे एनटीपीसी हो, आरईसी हो, या कोल इंडिया जैसे स्टॉक हो, या रिन्यूएबल एनर्जी के जो कुछ स्टॉक है, डेटा सेंटर्स की जो थीम है, ये सब काफी बेहतरीन करेगी। रेलवेज में हमें लगता है रेलटेल एक ऐसा स्टॉक हो सकता है, और एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। यहाँ मुझे लगता है कि एक अच्छी तेजी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फोकस है गवर्नमेंट का कवच के ऊपर, और ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर का एक कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में हम टारगेट देखेंगे। 5,000 किलोमीटर को सालाना कहीं ना कहीं कवच में के अंदर कवर करना है। तो ये बहुत बड़े रेवेन्यू प्रोजेक्शंस रेलटेल, सीमेंस जैसी कंपनी के अंदर में बनते हुए नजर आएंगे। तो ये इनफैक्ट रेलवे से जुड़े हुए कुछ थीम्स पर फोकस। अच्छा, बैन का अपडेट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। पहले तो कौन से बाहर निकलने वाले वो आपके सामने पेश करते। एक स्टॉक हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, चंबल फर्टिलाइजर, तब 87% तक पोजीशन कूल ऑफ हुई थी, अब 81% पर आ गई हैं। सेल में 81% के आसपास तक की वो मार्केट प्राइस पोजीशन है। इंडिया सीमेंट में भी पोजीशन कूल ऑफ होकर अब 76% पर आ गई। तो 3 बाहर निकलेंगे, लेकिन इनकी जगह जेएनएफसी जो 162% की पोजीशन पर आ चुका है, बिरला सॉफ्ट 108% की, पीएनबी 96 और एबी कैपिटल भी बैन का हिस्सा बन सकता है, जिस तरह की पोजिशनल प्ले यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। आज एक वाइल्ड ट्रेड ऑफ कोर्स रुपी में आया आशीष, उस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। और क्या इसका फिर आप ये प्ले आईटी के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि 8364 के आसपास इस समय ये ट्रेड कर रहा है, वीकनेस तो खासी है। बिल्कुल है अर्शदा, देखिए आप बहुत लंबे समय के बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस तरह की रेंज रुपी ने दिखाई है, और इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये वीकनेस थोड़ी और कंटिन्यू रह सकती है, जिसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड थीम्स में आएगा, जहां हमें लगता है कि आईटी और साथ ही साथ थोड़ा स्पेशलिटी केमिकल, क्योंकि वहां पर भी हमें लगता है एक बड़ा बेनिफिट इस स्पेस को मिलेगा। तो ये 2 स्पेस ऐसे हैं जिनको इस थीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें भी हमें लगता है स्पेशलिटी केमिकल काफी वेल प्लेस्ड है, और वहां पे मेरा मानना है एसआरएफ जैसी कंपनी एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर राइज आई है। तो शायद ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2700 से 2800 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। और मिड कैप आईटी में हमें लगता है बिरला सॉफ्ट जो स्टॉक है, इसके अंदर एक अच्छा पोजिशनिंग बन रही है, और यहाँ पे एक अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को नजर आ सकती है। बिरला सॉफ्ट। मीनवाइल लुक एट एक्साइड इंडस्ट्रीज, 574 पे करियर हाई पे, इंडियन होटल्स 638 पे करियर हाई पे, शानदार मूव दिया। और एक्साइड तो आई थिंक ये लास्ट 3 महीने का स्टार रहा है। 22 मार्च को इसका भाव था 304, नाउ इट्स 573। मीनवाइल जरा मैं आपको मार्केट में डेरिवेटिव्स के ब्रेथ दिखाता हूँ। डेरिवेटिव ब्रेथ का जो अभी भी झुकाव है, याद रखिएगा, वो ज़्यादा बैंकों की तरफ है। बैंकों की मतलब इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूँ मैं, ना कि आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए, क्योंकि अभी भी बैंकिंग स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे वो जो ब्रेथ है वो आएगी अभी, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग है। ये रही 72 लॉन्ग स्लाइटली बेटर है वर्सेस आई थिंक यस्टरडे, कल के मुकाबले, बट शॉर्ट कवरिंग 52 में, शॉर्ट 44 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 15 में। इसमें आई थिंक पहली स्लाइड में क्लियरली केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स परसिस्ट करते हैं। चंबल अब आपकी स्क्रीन पे ये 20% का
लग गया जनाब अपर सर्किट। ये शिल्पा जी हैं क्या डायरेक्टर साहब अभी? GNFC, सिटी यूनियन बैंक, दीपक नाइट्राइट, भारत फौज और कोरोमंडल, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें आज लॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ लॉन्ग। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग चंबल में, इंडिया सीमेंट्स में, वेदांता में, बंधन बैंक, NMDC में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है। अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की PFC, हीरो मोटोकॉर्प, गोदरेज कंज्यूमर, M&M, सन फार्मा, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्टिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड है लॉन्ग अनवाइंडिंग की। वोडाफोन आइडिया आज 2.5% नीचे रहा। अच्छा, आज वोडाफोन जो था वो सेकंड टॉप लूजर था 1650 पे। AB फैशन, अंबुजा सीमेंट्स और SBI और सिप्ला। हाँ, परसों का वक्त था आई थिंक शिल्पा जी, परसों नहीं, आई मीन ये 18th की आपकी मेरी बात हुई थी चंबल फर्टिलाइजर्स पे। 12 बजे का शो था, आप मेरे साथ थी उस वक्त और 440 की कॉल पिक की थी ना हमने शिल्पा जी? जी 440 का कॉल ऑप्शन था 9 रुपए के अराउंड। ये अराउंड गजब कॉल थे और वाकई अगर आप देखें बेहतरीन कॉल थे, सुपर एनालिसिस आई थिंक, बहुत शानदार कॉल और एक टिपिकल आई थिंक जिसे कहते हैं क्लासिकल राउंडिंग बॉटम पे अगर आप देखें वो पकड़ा आपने और वो बहुत अच्छा ट्रेड था वो। हर्षदा वीरू, एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई कुछ ही देर हम लक्ष्मण से बात कर रहे थे। अब FNO पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए FNO पर STT बढ़ाने की सिफारिश यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, और क्या अपडेट आ रहा है इस पर्टिकुलर मामले में? देखिए, दरअसल यहाँ पे मुद्दा उठा FNO ट्रेडर के लिए, जिसका मुद्दा वित्त मंत्री पहले भी उठा चुकी थी, उसमें रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो वहाँ पे सुझाव ये आया कि FNO में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाले जो लोग होते हैं वो HFT ट्रेडर होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर होते हैं। उनके पास एल्गो ट्रेडिंग के पूरे सॉफ्टवेयर होता है, वो बड़े पैमाने पर ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं अपने निवेशकों को। जो इतने बड़े ट्रेडर इतना बड़ा रिटर्न लेते हैं और अपने इन्वेस्टर से, अपने क्लाइंट से मोटा फी वसूलते हैं, उन पर क्यों नहीं ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि इससे FNO के रिस्क को भी हेज किया जा सकेगा। तो यहां पर कहा गया है, सुझाव यह है कि जिनका एक दिन का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, उन पर आप STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दीजिए। इससे दो फायदा होगा, STT का कलेक्शन बढ़ेगा, FNO ट्रेडर पे जो एक जोखिम की बात बार बार उठ रही थी वो जोखिम घटाने में मदद मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सुझाव वित्त मंत्री के साथ बैठक में आया है, जो बजट से पहले की चर्चा के दौरान। ये इसलिए महत्वपूर्ण है जो वित्त मंत्री ने भी कहा था कि FNO ट्रेडर के रिटेल निवेशकों के जोखिम को कैसे कम किया जाए। तो एक सुझाव आया है एसेट मैनेजर्स की तरफ से, जो सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है। दूसरी एक बड़ी खबर निकल कर आई है सेफ हार्बर रूल को लेकर के। विदेशों में जो पैसा मैनेज करते हैं निवेशक, एसेट मैनेजर, वो भारत में आगे ट्रांजैक्शन करें, इसको लेकर 2015 में इनकम टैक्स के सेक्शन 9F में यहाँ पे बदलाव किया गया था ताकि निवेशक यहाँ पर आए, एसेट मैनेजर आए, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। तो सुझाव यहाँ पर ये आया है कि ऐसे मामले में सेफ हार्बर रूल में जो टैक्स के नियम है उसको ज़्यादा आसान बनाया जाए। ध्यान दीजिएगा, टैक्स की दरें घटाने की डिमांड नहीं की गई है, कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन उस नियम को आसान करने की मांग की गई है ताकि वहाँ से पैसा यहाँ पर और यहाँ पर मैनेज आए। तो ये दो बड़ी सिफारिश यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ बैठक में की गई है, जो कैपिटल मार्केट के लोगों ने यहाँ पर सिफारिश की है। और ख़ासतौर से ये FNO ट्रेडिंग वाला जो मामला है, मुझे लगता है ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि इस पर वित्त मंत्री पहले भी सवाल उठा चुकी है। जी हाँ, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, क्योंकि बड़े पैमाने पर रिटेल भी FNO का हिस्सा बना है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड। आशीष चतुर्मोहता, आपने वो FNO डेस्क पर ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, वो तमाम चीज़ें अपने प्रीवियस रोल में हैंडल की है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए FNO पर STT अगर लगाया जाता है, जो बड़ा रिस्क इस समय सामने उभर कर आया है, जो वित्त मंत्री साहिबा बार बार मेंशन करती आई है, वो क्या वाकई में कम होगा? नहीं तो देखिए, बिल्कुल HFT के ऊपर जो ट्रेड की बात है, और ये हम समझ रहे हैं कि जो वोलेटिलिटी भी बाजार के अंदर में बनती है वो इन बड़े ट्रेडर्स की वजह से बनती है, और जिसकी वजह से हमने देखा है बहुत बड़े स्विंग्स इंट्राडे के अंदर में ट्रेडर्स को देखना पड़ता है, और लीवरेज क्योंकि काफी सिग्निफिकेंट होता है, बड़े पैमाने पे लॉसेस होते हैं। अब इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़े चार्जेस अगर से बढ़ाते तो वो जो वहां पर पे एटलीस्ट जो थोड़ी वोलेटिलिटी है वो कम होगी। पर ये वोलेटिलिटी को कम होने के लिए मुझे लगता है इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के अंदर में ये भी देखना होगा कि रिटेल निवेशक कैसे इन प्रोडक्ट्स को सही तरह से समझ के करें, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के अंदर पोजीशंस लोग ले रहे हैं,
क्या वो इसकी रिस्क को पूरी तरह समझ रहे हैं कि एक बड़ी अनलिमिटेड रिस्क की पोजीशन इनमें बनती है, और जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो वोलेटिलिटी काफी सिग्निफिकेंट बढ़ती है और वो बड़े अमाउंट में लॉसेस क्रिएट कर सकती है। तो इसको कर्व करने का तरीका जब तक नहीं ढूंढा जाएगा, मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट मार्केट के अंदर में आए, ये मुझे डाउटफुल लगता है। तो डेफिनेटली एक इनकम पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो ये एचएफटी ट्रेडर्स के ऊपर एक टैक्सेशन कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छा पहल होगी, बट क्या ये अकेला सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे इस पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है। पे फ्लोज का इसका कुछ असर तो नहीं आएगा? सॉरी, क्या कहा आपने? मार्केट में पार्टिसिपेशन पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इसका बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं आएगा हर्षदा, क्योंकि एचएफटी ट्रेडर्स वैसे ही अल्गो के बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं, और उनके जो ट्रेड्स हैं क्योंकि उसमें पैसा बन रहा है तो उनके लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर से थोड़े बढ़ते भी हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अल्टीमेट बात है कि रिटेल को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, क्या ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। उसके लिए मुझे लगता है कुछ और सॉल्यूशंस के ऊपर वर्क करना होगा, और इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट मुझे बाजार में आता हुआ नजर भी नहीं आता। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, ये समझना इम्पोर्टेंट था। इस बीच मार्केट बंद होता हुआ 23,578 के लेवल्स पर 62 अंकों की बढ़त। तो आज की एक्सपायरी कुछ वॉलेटाइल जरूर रही, लेकिन एक हायर नोट पर ही मार्केट जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक लेकिन आज का फिर स्टार परफॉर्मर उभर कर आया है, 350 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। इधर मिड कैप इंडेक्स में भी जोश तेजी का, 534 पॉइंट्स की बढ़त, नेली 1% का गेन, और आज 100 पॉइंट की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अपने नाम की है। आईटी कंपनियों में जाते जाते तेजी बनती हुई दिखाई दे रही थी, रुपये की जैसे जैसे वीकनेस आई है। सील एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन था, आज पॉजिटिव है। लेकर आते हैं आपके लिए सेक्टोरल सिचुएशन। बैंक्स पॉजिटिव, आईटी पॉजिटिव यहाँ पर आज दिखाई दिए हैं। कैपिटल गुड्स में एक पुलबैक, ऑयल एंड गैस में एक पुलबैक देखने को मिला। मेटल्स में तेजी बनी, एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स तेजी में थे। पीएसयू बैंकों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सीपीएसई इंडेक्स थोड़ा सा नेगेटिव, और ऑटो स्टॉक्स भी थोड़े से दबाव में। फार्मा में सुबह से ही कंसोलिडेशन चल रहा है, मुनाफा वसूली देखने को मिली है आज। हीट मैप आपके लिए लेकर आते हैं। यहाँ पर जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं उसमें आज क्लोजिंग पर क्लियरली बैंकिंग स्टॉक्स में आईसीआईसी की खूब चर्चा हो रही थी, वो 1% ऊपर है। रिलायंस 1% ऊपर, कोटक में 1% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। लेकिन मेटल्स में हिंडाल्को 2.25% भागा, नियरली 2% की तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील में, और टाटा स्टील में भी एक मोमेंटम आया 1.5% तक का। बीच में ग्रासिम, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स तेजी में रहे हैं। आज एचयूएल में एक पिकअप देखने को मिला है। बैंकों में आप देखिए आईसीआईसीआई, कोटक, वहां एक्सिस बैंक, और नीचे एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% के गेंस पर। जो जाते जाते आईटी कंपनियों ने जोर पकड़ा रुपये की वीकनेस देखकर, उसमें इन्फोसिस 1500 पर टिका है, 0.5% से ज्यादा का इजाफा एलटीआई माइंट्री में देखा गया, और टेक महिंद्रा भी टॉप गेनर्स में शामिल है, नियरली 1% तक की बढ़त देखी गई। ऑटो का साथ नहीं था आज। हीरो, एमएनएम जैसे काउंटर्स दबाव में। मारुति, बजाज ऑटो में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली, और आज पावर साइड पर एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। बिकवाली का दबाव यहां पर बनता दिखाई दिया। कुल मिलाकर आज का दिन पॉजिटिव रहा है। वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन 51 पॉइंट की बढ़त निफ्टी 50 में 23,567, और निफ्टी बैंक के लिए 385 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक ने आपको दिखाई है। सीधा सौदा का अपडेट, यतिन और आशीष के बीच मुकाबला, टॉप ट्रेड्स आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप गौर करिएगा तो पीएनबी हाउसिंग आज उस ब्लॉक पर दबाव में था। सुजलॉन, उनो मिंडा, मास फाइनेंशियल्स तेजी में रखे थे यतिन ने। अब आशीष के टॉप परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑफिस फ्लैट क्लोज हो रहा है, नतीजे अच्छे। रत्नावीर प्रिसीजन 11% ऊपर, विंसर मशीन्स में 10% का इजाफा, और इमको एलिकॉन में भी 5% के गेंस। तो ये था आज का सेशन। हर्षदा, शुक्रवार थोड़ा जल्दी आ गया ना इस बार। हाय, थैंक गॉड वीरू। अच्छा है, शुक्र है शुक्रवार है कल। हाँ बिल्कुल, शुक्र है शुक्रवार है, और शुक्रवार का इंतज़ार है। कल शुक्रवार और पूरा का पूरा पैनल हर्षदा, मैं, आशीष कर आपसे फिर मुलाकात करेंगे मॉर्निंग कॉल में। आज निफ्टी बैंक एक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, निफ्टी भी मोर और लेस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज हुआ। देखते हैं कल आई थिंक लीड कौन लेगा और ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे होंगे। पूरा पैनल आपसे फिर मुलाकात करेगा सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।